ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू दिस क्लास ऑफ ज्योग्राफी ऑप्शनल। हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल की बात कर रहे हैं और पिछले कुछ क्लास में हमने आपको एक फ्रेमवर्क दिया है काम करने के लिए, किस तरह से हमें काम करना है, डिफरेंट फ्रेमवर्क्स किस तरह से हैं उसकी चर्चा की है। उसी चर्चा को आज हम आगे की ओर ले जाएंगे और आज कोशिश करेंगे कि आपका फिजिकल ज्योग्राफी में जो डिफरेंट सेक्शंस हैं उसका आइडिया हो जाए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग एनसीईआरटी की किताब प्रॉपर तरीके से पढ़ रहे होंगे। दैट इज़ द वेरी मतलब बेसिक रीडिंग ज्योग्राफी में है। और एक बार आप देखेंगे कि एनसीईआरटी के थोड़े से कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाते हैं तो इट इज़ वेरी इजी फॉर यू टू डेवलप अ गुड आंसर। तो इसीलिए हम इस बार थोड़ा कम समय है, लेकिन फिर भी हमने कहा कि कम से कम 10 दिन 15 दिन में आप इसे एक बार कम से कम पढ़ लो तो सिलेबस का पूरा आइडिया होता है। और फिर जो है एक बार अगर हमारी ऑप्शनल की गाड़ी चली तो फिर क्या है कि ये रुकेगी पूरे कोर्स खत्म होने के बाद ही, क्योंकि समय कम है। तो हम लोग बिल्कुल जो है बहुत आपको मेहनत करने की आवश्यकता होगी। जो लोग खासकर 66 का एग्ज़ाम दे रहे हैं उन्हें थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगाना होगा, क्योंकि समय भी कम है और विषय भी थोड़ा सा जो है उसमें प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होती है। विभिन्न आयाम जो है, डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं ज्योग्राफी पे, उस पर काम करना होता है। तो इसलिए हाथ से मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये 66 के लिए बड़ा चैलेंजिंग है। 67 के लिए जो हमसे जुड़े हैं उनके पास थोड़ा वक्त है, पर वो भी एनसीईआरटी की किताब, कुछ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, वो भी अपने पेस से करते रहें। और आपके देखिए 66 का चैलेंज है कि आपको मैं जीएस में भी उसी स्पीड से चल रहा हूँ। कल पॉलिटी शुरू हो गया, एक दो दिन बाद मुझे लगता है डीआई आपका प्रारंभ कर देंगे ताकि प्रैक्टिस शुरू हो जाए। तो मेरी योजना इस प्रकार से है कि आपका जो पूरा कोर्स है, पूरा पाठ्यक्रम है, वो समय पर समाप्त हो जाए। क्योंकि देखिए पढ़ाने के लिए तो जैसे ऑप्शनल है उसे 4 महीने से कम में मैं जनरली नहीं पढ़ाता था, 4 साढ़े 4 महीना लगता ही था। और एग्ज़ाम जो इस बार है वो कम समय मिला है हमें, 3 महीने में ही करना है। तो उसी हिसाब से आपको थोड़ा देखिए कंटेंट तो उतना ही कवर करना है, क्योंकि बीपीएससी ने सिलेबस को छोटा नहीं किया है। सिलेबस वही है, आपका ड्यूरेशन कम है तो आपको अपनी स्पीड को बढ़ाना होगा। तो ये एक इस बार का थोड़ा सा कहते हैं कि नहीं तो बीपीएससी में लोग सोचते थे कि चलो 4 महीना तो मिलेगा ही पीटी के बाद, लेकिन इस बार चूंकि उन्होंने एक अपना कैलेंडर घोषित कर दिया है तो हमें तैयार रहना है अपनी तरफ से। देखिए बाकी कोचिंग संस्थान एडमिशन तो ले रहे हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं कि 3 महीने में वो कैसे पूरा करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स के लिए, खासकर जो 66 के लेते हैं उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम है। 67th वाला ठीक है, बाद में रियलाइज़ करेगा कि कहाँ फंस गए पर लेकिन 66 वाले को काफ़ी देर हो जाएगी, उन्हें काफ़ी लगेगा कि कहाँ फंस गए यार, कुछ पढ़ाया नहीं, कुछ बताया नहीं। तो ये मैं 67th वाले के लिए कहूँगा कि आप लोग जो है सो बिल्कुल कहीं भी जहाँ भी आपका मन करे वहाँ एकदम तय कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जो मेंस की तैयारी कराने का दावा करते हैं। तो हमारे यहाँ दावा ही बहुत ज़्यादा होता है हमारे राज्य में। परफॉर्मेंस के टाइम में लोग बहाने बनाने लगते हैं। तो ये बात है, तो ये कमिटमेंट है, लेकिन आपका अपना फ्यूचर है, आप उसको किस तरह से देखते हैं, कितने गंभीर हैं चीज़ों को लेकर, उस हिसाब से कार्य करें। मेरा ऑप्शनल तो खैर आप जानते ही हैं कि समय पर ही समाप्त होगा, उसका कोई ये है नहीं कि नहीं समाप्त होगा। मैंने पहले भी किया, अब भी किया है, बल्कि सारे क्लास के वीडियोस अभी भी पिछले बैच के उपलब्ध हैं। ठीक है, तो इसलिए वो कोई बात ही नहीं है कि समाप्त नहीं होगा। हाँ, निश्चित तौर पे 66 में हमारा डिफरेंट ये होगा कि जो क्वेश्चंस इस बार ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं उस पर थोड़ी विशेष चर्चा हम करेंगे, बाकी पे भी चर्चा करेंगे। पूरा जो हमारा रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ही पूरा सेक्शन हम खत्म करेंगे, लेकिन फोकस उन क्वेश्चंस पे ज़्यादा होगा, मतलब विस्तार देंगे ताकि जिसके पूछे जाने की संभावना अधिक है। तो ये सारी बातें हैं जिसको ध्यान में रखकर हम लोग तैयारी करेंगे। कुछ ड्यूरेशन भी बढ़ा सकते हैं, अभी थोड़ा विंटर है तो 7 साढ़े 7 से शुरू कर रहे हैं, 7:30 का टाइम रखा तो वो थोड़ा टाइम एक्सीड ही कर जाता है। हम लोग कोशिश करेंगे इसको 7 बजे प्रारंभ कर दें। फेब के समय में, फरवरी के समय में आने पर इसको 7 बजे से किया जा सकता है। तो उसका परिणाम ये होगा कि हमें थोड़ा ज़्यादा समय भी मिल जाएगा। एक दिन में एक टॉपिक समाप्त कर सकते हैं हम लोग। 2 घंटे का क्लास अगर हो तो एक टॉपिक समाप्त किया जा सकता है। तो स्पीड जो है वो डिपेंड करता है कि कितना आवर्स उसके अंदर दिया जाता है।
फिर सैटरडे संडे का समय है जिसमें हम लोग और लंबी क्लास लेकर अपना कोर्स पाठ्यक्रम को समाप्त कर सकते हैं। तो ये सारी योजनाएं हैं, तो कोई कारण ही नहीं है, मुझे तो दिखता है कि मैं 10 मार्च तक ख़त्म कर दूंगा। इसलिए आप बिल्कुल विश्वास कर सकते हैं, और इसमें जब हम ख़त्म कर देंगे तब बहुत लोगों को रियलाइज़ होगा। और हमने कई बार किया है अपने तरीके से चीज़ों को, और जो हमारा जीएस भी है, हम आपको बताएं कि वह भी समय पर समाप्त होगा, क्योंकि जीएस में जो डिफरेंट सेक्शंस हैं उसमें मैं जानता हूँ क्या किया जाना है और कैसे उसकी तैयारी करनी है, क्योंकि मैंने भी उस परीक्षा को दिया है, तो मुझे आइडिया है कि उसमें कितना समय लगेगा किस सेक्शन में, और उसी हिसाब से मैंने योजना भी बनाई है, तो वो आपको दिख जाएगा। देखिए, कुछ स्टैटिक सेक्शन है जीएस का, उसमें मुझे मालूम है कि आपको एक बार, जैसे इतिहास हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री में क्या है, एक बार अगर आपको अच्छे से बता दिया जाए तो वो लगभग आपके लिए तैयार होता है। और चूंकि इस बार मैं आपको हिस्ट्री बताऊंगा, चाहे वो मॉडर्न हिस्ट्री हो चाहे वो आर्ट एंड कल्चर हो, उसमें चर्चा मैं ही करूंगा, तो मैं बड़ा साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से इतिहास को भी पढ़ाने की कोशिश करूंगा, ताकि एक अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो जाए। और चूंकि स्टैटिक है तो उसमें मटेरियल भी मैंने कह दिया है अपने टीम से, दे विल डेवलप। हिंदी में भी जो है पूरा वो मटेरियल मैंने कहा है कि आप डेवलप कर लो, ताकि उनके पास एक मटेरियल है, अंडरस्टैंडिंग मैं दे दूंगा क्लास में, तो मटेरियल प्लस अंडरस्टैंडिंग यू कैन राइट अ वेरी गुड आंसर। और इंग्लिश मीडियम में तो मैं ही कर रहा हूँ, तो टोटल मैं सब कुछ आपको प्रोवाइड करूँगा इन इंग्लिश मीडियम, और बहुत एक्सटेंसिव तरीके से डिस्कस करेंगे आर्ट एंड कल्चर और ज्योग्राफी जो है, सॉरी हिस्ट्री जो है इंडिया का, खासकर मॉडर्न हिस्ट्री है या एंशिएंट है, कोई भी है, सबका एक अप्रोच होता है। इतिहास को भी पढ़ने का एक अप्रोच होता है जो अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छा कर पाएंगे। याद करने की जो प्रवृत्ति है उससे बाहर निकाल कर हम आपको दिखाएंगे कि इतिहास किस तरह से पढ़ा जा सकता है। कोशिश करेंगे कि आपको एक पर्सपेक्टिव मिले, इतिहास में थोड़ी रुचि पैदा हो। ये जो अरुचि है इतिहास के प्रति कि बोरिंग है, स्टोरी है, वो नहीं, आपको रियल सेंस में कि हिस्ट्री एक्चुअली काम कैसे करता है। जैसे हम लोग भी ज्योग्राफी जब भी पढ़ते हैं तो उसके अंदर हिस्टोरिकल एनालिसिस भी होता है, और ज्योग्राफी और हिस्ट्री का जो है बहुत क्लोज रिलेशन है। तो अगर भारत का भी इतिहास जानना चाहते हैं तो ज्योग्राफी अगर आपकी अच्छी है तो इतिहास भी ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। ठीक है, सारे नदी घाटी में बड़े सेंटर, हिस्टोरिकल सेंटर हैं, चाहे एंशिएंट टाइम में या मॉडर्न टाइम में, आप देख लीजिए। कारण क्या है कि ज्योग्राफी से काफ़ी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, सोसाइटी का जो फॉर्मेशन है, ठीक है, वो उस बहुत हद तक प्रभावित होता है। तो मैंने प्रीलिमिनरी परीक्षा के लिए कहा है कि आपको मानचित्र के माध्यम से इतिहास पढ़ाऊंगा पीटी के लिए, और मेंस में भी हम कोशिश करेंगे कि आप मानचित्र को समझें। आर्ट एंड कल्चर में भी जो डिफरेंट सेंटर्स बने, किसी भी कला, चाहे पालक कला हो चाहे मौर्यन आर्ट हो, उसके डिफरेंट सेंटर्स बने, डिफरेंट फॉर्म्स डेवलप हुए, उसमें उसके क्या कारण, कहाँ रीजन्स थे। तो जो सेंटर्स हैं वो रिलीजन से रिलेटेड है, या फिर वहाँ पर वैसी इकोनॉमिक एक्टिविटी या ऐसा सोसाइटी डेवलप हुआ, तो वो पर्सपेक्टिव अगर आपके पास होगा तो ज़्यादा बेहतर एनालिटिकल तरीके से आप लिख सकेंगे। तो मेरा होगा कि आपका एकदम क्लैरिटी जो है उस टॉपिक को लेकर होगा, याद रखने की चिंता नहीं होगी कि ये याद करेंगे तो हमारा काम होगा। तो ज़्यादातर कोशिश होती है कि इतिहास है तो याद करना ही होगा, हमने मान लिया है। We have a very fixation about the notion, fixed notion about the subject कि history has to be memorized and it is boring, आपको करना ही पड़ेगा। ये जो है इससे बाहर निकलने की ज़रूरत है, इस मानसिकता से बाहर निकलने की ज़रूरत है। कोई भी विषय जो है अपने आप में जो है वो मुकम्मल कंप्लीट चीज़ होती है, और उसको ये टीचर्स की कमजोरी हो सकती है कि उसको उस रूप में प्रेजेंट करते हैं। जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था ज्योग्राफी, उससे पहले ज्योग्राफी की क्या धारणा थी आपके मन में? ज्योग्राफी क्या है? मोस्ट बोरिंग, मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एंड इट्स अ सब्जेक्ट विच शुड बी हेटेड। हाँ, एक ऐसा विषय जिससे घृणा ही करना चाहिए। एक तो समझ में नहीं आता है, दुरूह है, लेकिन हर सब्जेक्ट का अपना एक लय होता है, उसको समझने की कोशिश करें। तो इतिहास के बारे में भी ये बना दिया गया है कि हिस्ट्री का मतलब क्या? याद करना। कौन सी लिस्ट याद करना? ये लिस्ट याद करो, कौन सा युद्ध कब हुआ,
कौन जो है ये बने, किस पत्रिका, हम ये किसको, किस पुस्तक का लेखक कौन है, ऐतिहासिक जो पुस्तक है। मैं ये पूछता हूँ कि आप इस तरह से क्यों पढ़ाते हो? मैंने तो सॉइल में भी पढ़ा सकता था कि लो भाई रटो, याद करो कि इसमें सोडियम ज्यादा, इसमें अरे क्यों सोडियम ज्यादा, हाँ क्यों पोटेशियम कम, काहे का कैल्शियम बढ़ जाता है, ये तो बताओ। आप जब आप कांग्रेस का इतिहास बता रहे हो तो कांग्रेस का इतिहास, हिस्ट्री बताओ। आप क्या कर रहे हैं कि कांग्रेस के ये अध्यक्ष हुए, अरे क्यों अध्यक्ष बने वही, क्यों नहीं एक ही तरह का व्यक्ति बार बार अध्यक्ष बना? तो उस वक्त राष्ट्रीय आंदोलन जो चल रहा था, उस राष्ट्रीय आंदोलन के में जो मुद्दे थे, जो लोगों का ओपिनियन था डिफरेंट लीडर्स का, वो शेप कर रहा था वहां उस समय के पॉलिटिक्स को। ये क्यों नहीं बताते आप? तो आप कहते हैं कि देखो ये बदरुद्दीन तैयब जी बने, तो ये WC बैनर्जी बने, ये वो गांधी बने। क्यों गांधी उस समय बने? 1920 पीक पर थे, पॉपुलैरिटी थी उनके 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 कार्यक्रम के, क्योंकि कांग्रेस का प्रेसिडेंट चुना जाता था, बड़ा डेमोक्रेटिक प्रोसेस था वो। तो आप रटवा रहे हैं, प्लेस को रटवा रहे हैं, क्या मतलब आप बताइए उसमें क्या डिसीजन हुआ? तो क्या है कि इतिहास को हम लोगों ने बड़ा ही खराब, बैडली ट्रीट किया है, ठीक है। और चूंकि बिहार मुझे तो लगता है कि बिहार में इतिहास को तो और गंभीरता से पढ़ना चाहिए। पूरा एंशियंट हिस्ट्री बिहार का ही हिस्ट्री है, और उसको कायदे से पढ़ना चाहिए लोगों को, ताकि आपको पता हो कि आपका इतिहास कितना गौरवशाली रहा है और हम कैसे अब हो गए हैं कि अपने खुद को पहचानना मुश्किल है कि हमारे फोर फादर्स ऐसे रहे होंगे। सो वन शुड टेक हिस्ट्री वेरी वेरी सीरियसली। समय के अभाव के कारण, और एक टीम वर्क होता है। हाँ ज्योग्राफी की क्लास है भाई। बताते हैं तुमको, ये जिसने भी कहा है उसको मैं, अनुपम, यस अनुपम, पता है ज्योग्राफी के बारे में, और स्टेटमेंट यूपीएससी में भी भाई कई बार पूछा है। और किसने कहा था ये भी बताऊंगा। उसने कहा था, मतलब जो स्टेटमेंट है कि ज्योग्राफी शुड बी स्टडीड हिस्टोरिकली और हिस्ट्री शुड बी स्टडीड ज्योग्राफिकली। एंड इट वाज सेड बाय, मतलब बहुत बड़ा फिलोसफर थे कांट, उनके द्वारा कहा गया ये। तो आप ये मत समझो कि जब मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूं या जीएस हिस्ट्री की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री विच हैज टू बी कवर्ड इन जीएस, एंड आई विल कवर दैट। तो उसकी थोड़ी सी चर्चा कर रहा हूं आपके सामने कि अप्रोच ओवर द टाइम हमने कैसे चीजों को अपने तरीके से मान लिया है, बना दिया है। और इसीलिए देखिए, ये यहाँ तो पढ़ने पढ़ाने की बड़ी परंपरा रही है, बड़े एजुकेशन के सेंटर्स यहाँ डेवलप हुए। रिलीजन यहाँ पर क्यों डेवलप हुआ? बिकॉज ऑफ डिस्कशन, बिकॉज ऑफ, क्योंकि एक एजुकेशन के का माहौल था, यहाँ डिबेट का माहौल था, पढ़ने लिखने का माहौल था, लोग ओपन माइंडेड थे। किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन, एक उस वक्त तो ब्राह्मणिकल रिलीजन काफी पॉपुलर था मास के बीच, लेकिन जगह सभी चीजों के लिए थी, लोग ओपनली आर्गू करते थे। तो वो जो डेवलपमेंट है उस टाइम का, उसको आप समझिए कि किसने किस चीज को क्या अपनाया, उसके पीछे फिलॉसफी क्या है। तो आज हम लोग जब देखते हैं अपने वर्तमान स्वरूप को, तो ये लगता ही नहीं कि इतना ओपन और इतना आर्गुमेंटेटिव ये प्लेस रहा होगा जहां आर्गुमेंटेटिव लोग रहे होंगे। अब तो ये है कि बस, तो हमारा जो है, हमने हमारा हर क्षेत्र में, एजुकेशन, पॉलिटिक्स, हर चीज में क्या हुआ? डिक्लाइन हुआ ओवर द टाइम। व्हाई? वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो इतिहास अच्छे से पढ़ना चाहिए, और ताकि हम, एक्चुअली ऐसा तो नहीं कि ज्योग्राफिक परिस्थितियां बदल गई, वही हैं, लोग भी ज्यादा उन्नत हैं। हम लोग अगर मॉडर्न टाइम्स में कहते हैं वी आर मोर डेवलप्ड नाउ, क्या हो रहा है? तो विकास हुआ मतलब मटेरियल वर्ल्ड में, पर मेंटली हम लोग बिल्कुल जो है बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। ह्यूमन डेवलपमेंट के हर इंडिकेटर में हम बॉटम पे हैं। तो ये निश्चित तौर पे आपको उस संदर्भ को ध्यान में रखकर पढ़ना चाहिए और इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ना चाहिए। आई विल ट्राई माई बेस्ट
इस बार कोशिश करूँगा कि पूरे अच्छे से आपको करूँ। अंग्रेज़ी माध्यम के जो स्टूडेंट हैं उनको ऐसे भी इतिहास अंग्रेज़ी में यहाँ न तो पढ़ाया जाता है, मतलब अंग्रेज़ी माध्यम में अगर किसी ने इतिहास ले लिया तो वो तो अब जाने वो खुद, या जीएस भी उसको अंग्रेज़ी माध्यम में कोई पढ़ाने वाला नहीं है। तो ये एक समस्या है यहाँ, तो उसी को केटर करने के लिए मैंने इस बार शुरू किया। चलिए ज्योग्राफी की ऑप्शनल की क्लास अब शुरू करते हैं। थोड़ा आपका काफ़ी संख्या कम भी थी, लोग सोच रहे थे हम टाइम पर अपने टाइम पर ही आएंगे। ठीक है, ओके, सो आई विल स्टार्ट। जो आज हम चर्चा हमारी होगी वो है ओशनोग्राफी को लेकर। आप सिलेबस की चर्चा हमारी चल रही है और हम ये बताना चाह रहे हैं आपको कि सिलेबस के अंदर टॉपिक्स क्या हैं, ताकि एनसीईआरटी की किताब जब आप पढ़ें तो आपको ये बहुत अच्छे से पता हो कि इसमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़े जाने हैं और प्रश्नों के क्या पूछे जा सकते हैं, किस तरह के टॉपिक से क्या पूछा जाता है, यह भी थोड़ी सी क्लैरिटी हो तो हम अच्छा कर सकते हैं। आप देखिए कि भूगोल के अंतर्गत महासागरीय विज्ञान लिखा है। ओशनोग्राफी का मतलब महासागरीय विज्ञान। और इस टॉपिक में अगर आप ध्यान पूर्वक देखेंगे तो द फर्स्ट टॉपिक जो है इसका वह है कि यस, महासागरीय तल उच्चाबच। महासागरीय तल उच्चाबच, और देखिए काफी महत्वपूर्ण है, मैं आपको बताऊं कई बार इस प्रश्न को पूछा गया है और आपको जानना चाहिए, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि यस, कि जैसे आप अर्थ पृथ्वी के स्थल को देखेंगे, स्थल महाद्वीप जितना विविधतापूर्ण है, महासागर का तल भी जो है काफी विविधतापूर्ण है। क्या विविधतापूर्ण है, यह बात समझने वाली बात है। देखिए जैसे महाद्वीप पर, इसको कंपैरिजन में देखिएगा, मैं उन लोगों के लिए जो ज्योग्राफी ज़्यादा नहीं पढ़े, जो पढ़े हैं वो जानते हैं, लेकिन जिनका ज्योग्राफी में उतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है उनके लिए बात कर रहा हूँ। आप महासागर थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, महाद्वीप पर क्या आपको दिखता है? ये महाद्वीप क्या सपाट नहीं है? कॉन्टिनेंट्स आर नॉट फ्लैट इन नेचर, कहीं पर ऊंचाई है, कहीं पर गहराई है ना? तो ये ऊंचाई गहराई क्या है? यहाँ पर पर्वत है, घाटियां हैं, निचली जगह जो है वो घाटियां हैं, है ना? पर्वत है, घाटियां हैं, पठार है, प्लेटो है। इसी प्रकार की संरचना जो है महासागर के तली पर भी पाया जाता है। हमारी जो धारणा थी महासागर के बारे में, अगर आप देखें तो धारणा यही थी, चूंकि पानी ऊपर है तो उसका बॉटम हमें दिखता नहीं है। तो हम लोगों ने, देखिए, जो चीज़ नहीं दिखता है या जिसके बारे में एक जानकारी नहीं होती है तो हम क्या करते हैं, उसके बारे में मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। तो हमारा अनुमान क्या था महासागर के बारे में कि कुछ ये इस तरह का महासागर एक कटोरे जैसा है जिसमें जल भरा है और बिल्कुल फ्लैट है। और ये कहा गया कि ये जो मिडिल पार्ट है, जो महासागर का मध्य भाग है, ये सबसे ज्यादा गहरा है। ठीक है, क्योंकि हमने अनुमान किया कि आकृति क्या होगा, तो एक कटोरे जैसा है, जल ऊपर है तो नीचे दिखता नहीं था, बॉटम वाज नॉट विजिबल टू अस, नेकेड आई से यू कैन नॉट सी व्हाट लाइज बीनीथ द वाटर। जल के नीचे क्या है यह आप अपने आंख से नहीं देख सकते। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में काफी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं जिससे कि ऑब्जर्व किया जा सकता था, क्या ऑब्जर्व किया जा सकता था, जो बॉटम है वो कैसा है। बहुत सारे साउंड ऐसे इकोसिस्टम बने जो साउंड वेव्स जाते और वो टकराकर वापस आते, तो उससे क्या होता कि गहराई का पता चलता। तो व्हाट दे रियलाइज्ड, उन्होंने इस तरह के इंस्ट्रूमेंट से ये रियलाइज किया कि ओशन का जो बॉटम पार्ट है वो सबसे ज्यादा गहरा नहीं है। और फिर धीरे धीरे इसके और भी एविडेंसेस, उस एविडेंस की चर्चा हम लोग विस्तार से करेंगे। इससे रिलेटेड सिद्धांत भी है जो मैंने कहा सी फ्लोर स्प्रेडिंग पहले क्लास में जब बताया था जियोमॉर्फो में,
सी फ्लोर स्प्रेडिंग एक्चुअली थ्योरी आया तो फिर और भी एक्सप्लेन करने में मदद मिली कि बीच का भाग क्यों जो है ऊंचा है। और महासागर के तली पर जो पर्वत है उसको हम लोग कटक कहते हैं, रिज। और सभी महासागर के बीचों बीच जो है लगभग आप देखेंगे सभी महासागर के बीचों बीच मिड में एक कटक पाया जाता है उस इसीलिए। और लेकिन पैसिफिक में ऐसा नहीं है, जो प्रशांत प्लेट है उसमें ऐसा नहीं है, उसमें जो कटक का निर्माण हुआ है वो बीचों बीच नहीं है। बाकी महासागर में चाहे हिंद महासागर हो चाहे अटलांटिक हो, उसमें कटक की उपस्थिति महासागर के मध्य भाग में है। रिज लाइज इन द मिडिल ऑफ द ओशन। ठीक है, ये माउंटेन नहीं है। कटक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको अगर आप देखेंगे तो काफी संकड़ा और ऊंचा होता है। ठीक है, इसीलिए इसको कटक के नाम से कहते हैं। कहा भी जाता है कि पृथ्वी के सतह पर सबसे ऊंची और सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, पर्वत जो की श्रेणी जो है, माउंटेन जो चेन है, वो समुद्र के नीचे ही है। और ये लगातार है, आप देखेंगे ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, बिकॉज ओशंस आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। तो अगर आप रिज को देखना चाहेंगे, विजुअलाइज करेंगे, तो इट रन्स इन एवरी ओशन एंड दोज रिज आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। वो जो कटक है न सिर्फ सभी महासागरों में बल्कि सभी से जुड़े हुए भी है। आप देखेंगे अब जब बात करेंगे विल टॉक अबाउट इट। तो एक तो कटक हो गया, एक धारणा क्या बनी, इसीलिए देखिए ये प्रश्न बनता है, तो महासागर के तल में क्या क्या है, तो कटक है। जैसे घाटियों का निर्माण होता है, इसमें घाटियां नहीं है, इसमें गर्त हैं। जो गहरे भाग हैं यहां वह क्या है, गर्त हैं। और इंटरेस्टिंग ट्रेंच जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। और अगर आप महासागर की तली का ठीक से अवलोकन करेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे, तो कटक महासागर के मध्य भाग में और गर्त हमेशा जो है उसके किनारे पे, मार्जिन पे मिलता है। यह जो है हमेशा मार्जिन पे मिलेगा, ओशन का मार्जिन पे, यानी उसके किनारे पे। गर्त का विकास जो है मार्जिन पे हुआ है, कटक का विकास जो है मध्य भाग में हुआ है, इन द मिडल ऑफ, इसलिए मिड ओशनिक रिज कहते। कहीं कहीं आप देखिएगा ये इतना कॉमन है कि इसको MOR, मध्य महासागरीय कटक भी कहते हैं। जब आप पढ़ेंगे NCERT की किताब तो ये सब टर्म आएगा। ठीक है, तो महासागर के तलीय उच्चावच में जैसे आप महाद्वीपों पर पर्वत घाटियां मिलती हैं, उसी प्रकार की संरचना आपको यहां मिले। वहां भी पठार जैसा भी होता है, यानी दूर तक फैला हुआ, ऊंचा भाग दूर तक फैला हुआ। तो आपको प्लेटो भी मिलेगा, पठार भी मिलेगा, उसको पठार ही कहते हैं। पठारी नुमा रचना होती है। ठीक है, प्लेटो टाइप होता है। प्लेटो का क्या मतलब हुआ, जिसका टॉप क्या हो, फ्लैट हो। प्लेटो का मतलब यही होता है, जिसका ऊंचाई हो पर टॉप जो है वो विस्तृत हो, इसका मतलब वो पठार है। आकार जो है वो महत्वपूर्ण है। तो इस तरह की संरचना महासागर के तल पर मिलती है। एक और भी बात मैं बता दूं आपको कि महासागर का जो तल है उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है, अगर चट्टानों की जियोलॉजिकल की बात करें, जियोलॉजिकली मीन्स रॉक कैसा मिलता है महासागर के तल पे, तो महासागर का जो तल है वो उसमें महाद्वीपीय अंश भी है। अब पूछिए ये कैसे, क्योंकि बहुत बार चूंकि जल का स्तर क्या होता है, घटता बढ़ता रहता है। आप अगर इतिहास में पूरे जियोलॉजिकल हिस्ट्री में देखेंगे तो समुद्र तल में परिवर्तन होता रहा है। सी लेवल हैज चेंज्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। कभी आइस एज आया तो क्या हुआ, जम गया, तो सी लेवल विल गो डाउन। और मान लीजिए वार्मिंग हुई तो क्या होगा, सी लेवल विल राइज। तो सी लेवल राइज करेगा तो व्हाट विल हैपन, जो ये कॉन्टिनेंट्स हैं उस पर पानी आ जाएगा, यानी कॉन्टिनेंटल पार्ट क्या है, समुद्र के नीचे चला जाएगा। तो इसीलिए जब आप समुद्र को देखते हैं तो किनारे से, कोस्ट से जैसे ही नीचे की ओर आएंगे तो अचानक से कहते हैं ट्रू
ओशन नहीं प्रारंभ होता। ट्रू ओशन उसको कहते हैं जिसके नीचे रॉक भी बेसाल्टिक हो, है ना। पानी के नीचे रॉक भी बेसाल्टिक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। कोस्ट से जैसे आप जाते हैं समुद्र की ओर, तो आपको जलमग्न पार्ट जो मिलता है उसका रॉक क्या होता है, महाद्वीपीय होता है। तो इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं कॉन्टिनेंटल सेल्फ। जैसे ही आप जाएंगे समुद्र की ओर, सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, कॉन्टिनेंटल सेल्फ, यानी महाद्वीपीय मग्न तट। ठीक है, कॉन्टिनेंटल सेल्फ। क्यों कॉन्टिनेंटल सेल्फ इसको कहते हैं, क्योंकि इसका जो पार्ट है, इसका जो नीचे वाला जो रॉक है, ऊपर जल है, ये समुद्र का पार्ट है। इट्स अ पार्ट ऑफ ओशन बिकॉज वाटर इज देयर, बट द अंडरलाइंग रॉक इज कॉन्टिनेंटल। लेकिन उसके नीचे जो चट्टान है वो क्या है, महाद्वीपीय यानी ग्रेनाइटिक है। क्योंकि महाद्वीप क्या है, ग्रेनाइट से बना है। देखिए जो क्रस्ट है, ये बात मैं बता दूं, क्रस्ट दो तरह का होता है, यानी भूपर पट्टी, ऊपर की जो पट्टी है भूपर पट्टी इसको बोलते हैं, वो दो तरह का होता है, कॉन्टिनेंटल और ओशनिक। ओशनिक जो होता है वो जनरली बेसाल्ट का बना होता है और हेवी होता है। ग्रेनाइट रिलेटिवली क्या होता है, हल्का होता है। तो कॉन्टिनेंटल जो पार्ट है वो ग्रेनाइटिक होता है, ग्रेनाइट का बना होता है। तो इसलिए महासागरीय तल उच्चावच का एक बहुत बड़ा पार्ट क्या है, कॉन्टिनेंटल सेल्फ। ये ज्यादा गहरा नहीं होता है, ठीक है। ये समुद्र के किनारे वाले पार्ट पे, जिसको कोस्टल एरिया में देखते हैं, काफी ज्यादा मछली, पेट्रोलियम, ये सब कॉन्टिनेंटल सेल्फ पे मिलता है। डीप ओशन में नहीं। ये सब कॉन्टिनेंटल सेल्फ जो है बायोलॉजिकल दृष्टिकोण से भी बहुत ये रिच होता है, क्योंकि मछलियों के खाने के लिए, उनके पोषण के लिए जो चाहिए सामग्री वो उपलब्ध होती है। नदी का मुहाना होता है वो, तो अनेक तरह के मिनरल्स वहाँ उनके लिए उपलब्ध होते हैं। तो मछलियाँ बहुत यहाँ पर, पेट्रोलियम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। आप देखिए सारा कॉन्टिनेंटल सेल्फ विश्व में क्या है, पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है। भारत में भी बम्बई हाई क्या है, कॉन्टिनेंटल सेल्फ ही है, अरेबियन ओशन में, जहां पर माना जाता है। तो कॉन्टिनेंटल सेल्फ भी एक उच्चावच का एक कह सकते हैं कि एक पार्ट है, कॉन्टिनेंटल सेल्फ। थोड़ा आगे जाएंगे, सेल्फ जो है वो थोड़ा सा स्लोप उसका कम होता है। थोड़ा और जाएंगे तो कॉन्टिनेंटल पार्ट ही अचानक समाप्त नहीं होता, पहले सेल्फ होता है फिर स्लोप होता है। यानी अब थोड़ा सा गहराई आपको ज्यादा दिखेगा। कॉन्टिनेंटल स्लोप का मतलब हुआ महाद्वीपीय मग्न ढाल, महाद्वीपीय मग्न ढाल। कॉन्टिनेंटल सेल्फ होता, फिर स्लोप होता है। बस अंतर यह है कि इसमें भी कॉन्टिनेंटल पार्ट है, बट थोड़ा सा गहराई ज्यादा है, स्लोप ज्यादा है, इसलिए नाम ही है कॉन्टिनेंटल स्लोप। ठीक है। तो महासागरीय तल उच्चावच जब आप पढ़िएगा एनसीईआरटी में, तो आपको यही सब मिलेगा, कॉन्टिनेंटल सेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, रिज, ट्रेंच, मार्जिन, ठीक है। और भी चीजें हैं, बट प्राइमरी लेवल पे अगर आप देखिए तो महासागर तल के उच्चावच को मेजर और माइनर फीचर्स में बांटा जाता है। प्रमुख स्थलाकृतियां, प्रमुख जो उसके पार्ट है, मेन पार्ट, एंड माइनर भी बहुत सारी चीजें हैं, दैट वी विल टॉक अबाउट लेटर ऑन। हम लोग बाद में जब टॉपिक चर्चा करेंगे। बस मैंने आपको बताया कि पढ़ने के लिए आपको थोड़ी सी जगह मिल जाएगी और आप इसको पढ़ पाएंगे। परीक्षा में भी पूछता है सिंपल क्वेश्चन, डिस्क्राइब मेजर फीचर्स दैट इज फाउंड ऑन द बॉटम ऑफ ओशन फ्लोर, यानी महासागरीय तल उच्चावच का वर्णन करें। सीधा प्रश्न आता है, महासागरीय तल
उच्चावच का वर्णन करें। सिंपल क्वेश्चन, कई बार पूछा है। डिस्क्राइब बॉटम ओशन रिलीफ फीचर, बॉटम रिलीफ ऑफ ओशंस, bottom relief features, describe bottom relief features of the ocean। सिंपल। और इसमें करना क्या है, आपको कुछ नहीं लिखना है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ, स्लोप, कटक, गर्त, इस सब की बात करनी है। और हर बार ये प्रश्न जो है ऑल्टरनेट करके आता रहता है। एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया है, ठीक है, छोटे में, लेकिन हम आपको डायग्राम्स, मैप्स, एग्जाम्पल्स वो बताएंगे तो और भी क्लैरिटी आएगी। इसमें भी डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ती है। शेल्फ कहाँ पर चौड़ा है, कहाँ नैरो है, कैसे बना है ना, तो थोड़ी चर्चा उसकी भी करेंगे। अभी आपका सिर्फ डिस्क्रिप्टिव जो है वो तैयार हो जाएगा और आप अच्छे से उसको कर पाएंगे। परीक्षा में जब आएगा तो अच्छे से कर पाएंगे। एनसीईआरटी पढ़ी हुई रहेगी, तब हम आपको इसके निर्माण की विधि भी बताएंगे कि ये कैसे बने। ये जो डिफरेंट फीचर्स दैट यू सी ऑन द बॉटम ऑफ ओशन, वो उसका निर्माण किस तरह से हुआ, और तब आप अगर इसको लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर उत्तर आएगा। तो एक बार ग्राउंडिंग हो जाए, उसके बाद आसान, और रेफरेंस भी हो जाता है। कैसे शब्द लिखने हैं, किस प्रकार से लिखना है, इसका बहुत अच्छा आइडिया होता है ना। क्योंकि देखिए, आप सामान्य लैंग्वेज में नहीं लिख सकते, जैसे बोलचाल की भाषा में भूगोल नहीं लिखी जाती है, तो टेक्निकल लैंग्वेज में लिखना है। तो वो आपको कहाँ मिलेगा, वो इसलिए मैं एनसीईआरटी की बुक्स आप सब लोगों को कहता हूँ एक बार जरूर पढ़ो, और समझ में यहाँ से आ जाएगा। लैंग्वेज वहाँ से लेंगे तो उत्तर उसी लैंग्वेज में आपको लिखना है, ठीक है। अब यह है कि महासागरीय तल उच्चावच में एक तरह का प्रश्न बनता है जो जनरल रिलीफ फीचर आप बताते हैं ना, कॉमन। दूसरा प्रश्न है कि महासागर जो तल है उसका उच्चावच ओशन स्पेसिफिक भी है। जैसे आपने लिखा रिज, लेकिन उस रिज का नाम क्या है। तो यूपीएससी के सिलेबस में तीनों ओशन का बॉटम रिलीफ पढ़ना है, लेकिन बीपीएससी में सिलेबस थोड़ा छोटा है, सिर्फ हिंद महासागर का तलीय उच्चावच पढ़ना है, बॉटम रिलीफ ऑफ इंडियन ओशन, बॉटम रिलीफ ऑफ इंडियन ओशन। तो यह भी प्रश्न आता है, डिस्क्राइब बॉटम रिलीफ ऑफ इंडियन ओशन। भारतीय महासागर, हिंद महासागर आप लिखे, हिंद महासागर के तलीय उच्चावच का वर्णन करें। यही दो प्रश्न आता है उच्चावच से। एक आएगा जनरल फीचर बताइए बॉटम रिलीफ, और एक आएगा हिंद महासागर का तलीय उच्चावच बताइए। तो देखिए, बात वही लिखना है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल्स, डायग्राम किसका बनेगा, इंडियन ओशन का। उसके रिज का नाम बताएंगे, वो रिज कहाँ से कहाँ जाता है, कहाँ से शुरू होता है, किधर ब्रांचिंग होती है, ठीक है। और यही कटक क्या होता है, कहीं कहीं काफी ऊंचाई हो जाती है, तो क्या बन जाते हैं, वही द्वीप बन जाते हैं, वही आइलैंड बन जाते हैं। तो कटक पे अनेक द्वीप भी मिलते हैं। जहां पे ये ऊंचा हो गया वो आपके द्वीप के रूप में या आइलैंड के रूप में आपको दिखेंगे। तो इंडियन ओशन जब लिखेंगे तो इंडियन ओशन में इस तरह की संरचना बताएंगे। और अगर हम लोग लिख रहे हैं जनरल फीचर, तो हम लोग जनरल बात करेंगे, उसमें आपको सभी ओशन का जिक्र करना होगा, एग्जाम्पल्स का जिक्र करना होगा, ठीक है। तो महासागरीय तल उच्चावच आप पढ़ लीजिएगा। दो तरह के प्रश्न को ध्यान में रखिएगा। इंडियन ओशन को अच्छे से पढ़िएगा, बाकी ओशन को उतने विस्तार में पढ़ने की जरूरत नहीं, जानना है क्योंकि कॉमन तो करना है ना महासागरीय तल उच्चावच। तो एक बार पढ़ना है, लेकिन इंडियन ओशन को ध्यान से पढ़ना है बस। तो फोकस का पता होना चाहिए कि हमको करना क्या है,
और देखिए क्वेश्चंस उसी तरह से आपके पास आएंगे, तो ये इतना मुश्किल नहीं होगा। और फिर हम बताएंगे इसको लिखना कैसे है। बेसिक तैयार है, उसके बाद जो है काम करना आसान होता है। और हम लोग इसको बहुत विस्तार में आपको बताएंगे कि क्या पॉइंट्स लिखेंगे, कैसे क्या डायग्राम ड्रॉ होगा, इसके बनने की प्रक्रिया भी थोड़ी सी बताएंगे, एग्जाम्पल्स देंगे, तो बहुत अच्छा ये उत्तर हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक उष्णोग्राफी का क्या है, महासागरीय तल उच्चावच। ठीक है, और इसको आप जो है बिल्कुल देखिए, कभी आपको लगे कि हमको ये सब चीजें क्या है कि मानचित्र के को साथ रख के पढ़ना चाहिए। ऑलवेज एटलस आपके पास हो, जब भी देखो महासागर का तल उच्चावच पढ़ो तो आप क्या करो, इसका ओशंस एक जगह दिया हुआ है, सारा ओशन एटलस अगर आप लेंगे, हमेशा एक एटलस अपने पास रखिए। ये मैं अभी से इसलिए बता दे रहा हूं क्योंकि इस बार समय कम है, तो हम चाहेंगे कि आप लोग इसको भी एनसीईआरटी पढ़िए, और बॉटम रिलीफ के लिए एटलीस्ट एटलस में मैं बता देता हूं क्या क्या आप होमवर्क करके रहेंगे, तो हमारे लिए बहुत आसान होगा और सब लोग बहुत अच्छा इसमें कर पाएंगे। वर्ल्ड का पूरा ओशन का एक जगह मैप दिया हुआ है। पेज नंबर मैं बताऊं, मेरा तो देखिए ये बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, सेकेंड एडिशन है ऑक्सफोर्ड एटलस का, उसमें पेज नंबर जो है ओशंस का 89 है। कई बार हमने इसको बताया है। ये एक्सरसाइज आप लोग करिए, पेज नंबर 89। ओशनोग्राफी बहुत छोटा टॉपिक है और क्वेश्चन हमेशा आता है 25 नंबर का। टॉपिक इसका बहुत आसान है, ओशनोग्राफी का सारा टॉपिक छोटा छोटा टॉपिक है और आसान है। पेज नंबर 89, इसमें क्या है, ओशंस दिए गए हैं और क्या है कि आपको याद हो जाएगा इस अर्थ में। आप देखिए अब कैसे इसको पढ़ेंगे, थोड़ी चर्चा करते हैं, क्योंकि देखिए मेरा काम यह है कि आप कैसे 2 नंबर अच्छा लाएंगे, है ना, इस पर हम लोग बात कर रहे हैं। पेज नंबर 89, इट्स इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या करिए, घर पे जाइएगा, इसलिए दिन भर का समय है, ये एक्सरसाइज जब जो कहें उसको उसी वक्त कर लीजिए, इतना बढ़िया उसका लाभ होगा आप इमेजिन नहीं कर सकते। पेज नंबर 89 में ओशंस, दी ओशंस, डिफरेंट ओशंस का दिया गया है। ये आपका मतलब समझिए कि बॉटम ओशन रिलीफ चाहे हम तो सिर्फ इस पेज से पूरा पढ़ सकते हैं और रिवाइज भी कर सकते हैं। इट्स सो पावरफुल। ओशन दिए गए हैं, इससे आपको बॉटम रिलीफ अच्छा दिखेगा। बॉटम रिलीफ फीचर्स यानी महासागर का तलीय उच्चावच। बॉटम रिलीफ के लिए पेज नंबर 89 महत्वपूर्ण है। अब जरा देखिए, मैं आपको सिर्फ उदाहरण के तौर पर बताता हूं, लिखते जाना है। वॉट एवर नहीं भी समझ में आ रहा है, क्योंकि धीरे धीरे आएगा। देखिए क्यों मैं कहता हूं लिखो, वाई आई से, बिकॉज एग्जाम में करना क्या है, तो आदत बनी रहे, टॉपिक दिखे, दिमाग चलता रहे, दिमाग ये सोचे और ये लिखे, तो जितना प्रॉम्प्ट आपका ये होगा ना उतना बढ़िया। कहते मेरे क्लास से रिजल्ट होता है। क्यों होता है रिजल्ट? क्योंकि हम उसी पाथ पे बात करते हैं आपसे, आपको मजबूर करते हैं, आप कुछ ना कुछ लिखते रहिए। मेरे स्टूडेंट का पेन चलता रहे कॉपी पे, कुछ भी, और जिसका जितना पेन चलता है, दिमाग चलता है, वो उतना अच्छा करता है। एक मैं जब दिल्ली में पढ़ाता था, मेरा बहुत छोटा इंस्टीट्यूट था, दैट वाज नॉट अ बिग इंस्टीट्यूट, नया ही उन्होंने प्रारंभ किया था, मेरे सीनियर थे, उन्होंने प्रारंभ किया था दिल्ली में, और यूपीएससी का, बीपीएससी का नहीं था, बीपीएससी दिल्ली में होता भी नहीं जा, यूपीएससी का था। उसमें जो ग्रुप था उसमें इंजीनियर एंड डॉक्टर्स ही थे, ज़्यादातर लोग तैयारी करते हैं, और सब अच्छे जगह प्लेस थे, कोई ओएनजीसी में, कोई एम्स में, और बड़ा अच्छा ग्रुप था। और उन्होंने कहा कि भाई देखिए हम भीड़ वाले क्लास में नहीं पढ़ सकते,
जैसे वाजीराम है, इतनी भीड़ है, उसमें समझ में ही नहीं आएगा। तो छोटा इंस्टीट्यूट था, उसमें वही 5-10 लोग आए। उसमें एक लड़का था मध्य प्रदेश से, डॉक्टर था। मतलब आई वॉज सरप्राइज्ड, मेरे मुंह से जो कुछ भी निकल रहा है, वॉट एवर आई एम सेइंग, उसके कॉपी पे। मुझे ये बिलीव ही नहीं हुआ। उसने जब कॉपी मुझे दिखाई और डायग्राम्स आप उसके देखते, मैप्स आप उसके देखते, हम बोले यार तुम आईएएस ही बनेगा। तो बोला क्या सर क्या होता? बोले बनेगा, तुम बता रहे ना, क्योंकि इतना फास्ट रिस्पॉन्स। और मैं तो वही था, मैं तो स्पॉन्टेनियस स्पीकर हूँ, बोला और उसका कॉपी चल रहा। अभी भी वो मुझे जब उसका सिलेक्शन हुआ तो उसने कहा सर देखिए आपने जो कुछ भी पढ़ा है ज्योग्राफी, मेरे पास 40-50 पेज है। मैं कोई भी दोस्त मिलता है बोलता है ये ले और 10 साल पहले और 10 साल आगे का देख लो, इसी से आता है, और इतना ही पढ़ता हूँ। दैट वॉज द लेवल ऑफ, एंड प्रॉपर ही आईएएस बना वो। आई वॉज देयर इन राजस्थान, ही कॉल्ड मी, सर आप मुझे पहचानते हैं? हम बोले यार ध्यान नहीं है अब तो, पढ़ाने के बाद तो निकल राजस्थान चले गए थे और फिर दिल्ली बहुत आना जाना नहीं होता था। तो उसने कहा सर मैं तो प्रॉपर। हम बोले बहुत बहुत बधाई भाई। तो मैंने कहा तो मैं तो पहले ही कहा था तुम प्रॉपर बनेगा, क्योंकि दिस द वे यू राइट क्लास में, जो जितना एक्टिव, क्योंकि एग्जाम में करना क्या है, लिखना है, कौन कितना फास्ट रिस्पॉन्ड कर सकता है। लेकिन यहां पर क्या होता है, ठीक है देखो, अगर हाँ 3rd एडिशन में किसी ने बताया अनुपम वेरी गुड, पेज नंबर 100 हो गया है। देखो ये अच्छी बात है, ये इंफॉर्मेशन सबको दे हाँ हमारा थोड़ा पुराना है, 89 नंबर पे, और जो 3rd एडिशन है, और भी कोई एडिशन है क्या? 4th भी है, 3rd ही है। अच्छा मैं भी 3rd ही रख लूंगा आप लोग के साथ। 3rd एडिशन में पेज नंबर 100 है। तो मेरा ये कहना है ना कि जब भी आप क्लास में रहो तो माइंड चलता रहे, डायग्राम बनता रहे, और फिर पॉइंट्स फिर आप एग्जाम में अपने हिसाब से चीज़ों को करते हो। तो मैं तो उसी से जज कर लेता हूं कि कौन स्टूडेंट्स में कितना पोटेंशियल है। और देखो ये भी नहीं है, ये भी नहीं मानना चाहिए कि मुझे नहीं आता है, मैं नहीं कर सकता हूँ। आप कुछ दिन अगर क्लास में, क्योंकि इस तरह के क्लास होते ही नहीं है, ज़्यादातर क्लास होते हैं जिसमें आपको दे दिया जाता है नोट्स, आपको कहा जाता है आप मत सोचो, डोंट थिंक। तो करना क्या है आपको, जब सोचो नहीं तो करना क्या है, बेवकूफ बनो। जो नहीं सोच सकता वो क्या होगा, बेवकूफी है ना। क्वेश्चन कुछ पूछेगा, लिखोगे आप कुछ। तो आप देखो ये कॉम्पिटिटिव सिविल सर्विसेज एग्जाम जो है उसमें आपकी थिंकिंग एबिलिटी का हुआ, तो कोई उत्तर जो है बना बनाया आपको नहीं मिल सकता किताब में। जैसे आप पढ़ते हैं स्कूल में तो क्या होता है कि जो आप सिलेबस किताब होती है उसके अंदर से ही प्रश्न आते हैं ना, ये पूछा तो ये आ गया। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या रिक्वायरमेंट है, वो बच्चों के लिए ठीक है कि भाई वो ढूंढेगा उत्तर। उसमें क्या करते हैं आप, आपके पेरेंट्स उसमें मार्क कर दे, देखो इसका ये उत्तर है। जैसे वो हाथी कहाँ रहता था, तो ये इस जंगल में रहता था, देखो इसमें लिखा है। यूपीएससी बीपीएससी में ऐसा नहीं आएगा, आपसे पूछेगा हाथी कहाँ कहाँ रह सकता है। तो ये एबिलिटी जो है वो तो आप 5वीं 6ठी के बच्चों को नहीं पढ़ा रहे ना। तो थिंकिंग एनालिटिकल एबिलिटी होनी चाहिए। आप जब प्रशासन में आएंगे तो आपको क्या रेडीमेड आंसर्स मिलेगा प्रॉब्लम का, इलेक्शन कराना है तो सर बताइए स्टेप्स क्या होगा, तुम बताओ स्टेप्स क्या होगा। ब्यूरोक्रेट विल टेल मी कि कैसे करना है इलेक्शन, क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या इश्यूज आएंगे। तो एबिलिटी रहेगी थिंकिंग की तब ना, नहीं तो वहां भी जाके मांगेगा नोट्स दीजिए सर, क्या स्टेप्स करना है ये बताइए। ये नहीं होता है, आप बताओ। हम लोग जब मीटिंग में जाते बोले भाई आपको ये करना है, कैसे करिएगा ये आप करिए। तब तो वो अच्छा ब्यूरोक्रेट बने तुम वो स्टेप्स मांगोगे। किताब किसी कोई नहीं होती, किताब अपनी बनानी पड़ती है, जैसे नोट्स अपना बनाना पड़ता है। तो थिंकिंग एबिलिटी को डेवलप करिए, नोट्स कल्चर से बाहर आइए। और अब तो यूपीएससी में या आप किसी सक्सेसफुल आदमी से मिलिए
जो सक्सेसफुल है आप उससे पूछिए, रट के नहीं होगा। और इससे नहीं कि आप 10 साल वाले पहले से पूछना, जो करंट में अब सफल हो रहा है, क्योंकि बीपीएससी बहुत बदला है। तो पेज नंबर 89 पे आते हैं। ओशंस का बॉटम रिलीफ बहुत अच्छे से दिया है। अब जरा सा ध्यान से देखो, मेरे तो थोड़ा सा ये है, अटलांटिक, पहले अटलांटिक दिया, फिर इंडियन ओशन है और नीचे पैसिफिक है। अटलांटिक पे देखो, अटलांटिक में पहले बताते हैं। आप देखो बीच में जो आपको क्या दिख, इसमें देखो ओशन में जो गहरा ब्लू कलर का है, डीप ब्लू है, वो क्या है, गहरे भाग हैं। और जो रिलेटिवली लाइटर आपको दिख रहा है वो क्या है, वो आपका रिलेटिवली जो है वो शैलो पार्ट है। तो शैलो पार्ट आप दो जगह देखोगे, एक तो देखो एकदम बीच में, ठीक है, लो शैलो पार्ट जो है बैठ जाइए, जिसके आसपास में देख लीजिए। देखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शैलो पार्ट आपको कहां दिखेगा, आप देखिएगा कि चाहे तो कॉन्टिनेंट के पास है, जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ का एरिया है, कॉन्टिनेंट के पास जो आप देख रहे हो वो कॉन्टिनेंटल सेल्फ है, और उसके वो पानी है लेकिन नीचे में क्या है, कॉन्टिनेंट है वो, और वो सब जो है ऑयल वहां मिलता है, फिश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपको मिलेगा कहां पे, आप देखो बिल्कुल बीच में, ऊपर से नीचे तक देखो लगातार, नाम भी लिखा हुआ है, कौन सा रिज है लिखा हुआ है ना आपको, हाँ मिड ओशनिक रिज है, उसका नाम है। नॉर्थ में क्या कहते हैं, साउथ में क्या कहते हैं, चैलेंजर रिज कहते हैं, डॉल्फिन रिज कहते हैं, है ना, ये अटलांटिक के मिड ओशनिक रिज कहते हैं। आपको यही चीज दिखाना भी होगा एग्जाम में भी, आपको रिज दिखाना है तो क्या बनाना होगा, बना के बीच में आप दिखा दीजिए। तो ये काम अभी से शुरू हो जाना चाहिए, और ये एक बार हो गया तो फिर सिर्फ नाम ही लिखना है और मैप बनाना है, और बाकी जो कहानी है उसके पीछे वो तो मैं बता ही दूंगा, कैसे बना, कैसे ये आया, ठीक है। उसके ऊपर देखिए जहां जहां बिल्कुल ऊपर आ गया वहां वहां आइलैंड भी लिखा हुआ मिलेगा। आइसलैंड देखो सबसे ऊपर, बहुत सारे द्वीप जो हैं वो मिड ओशनिक रिज पे हैं बने हुए। उसके बाद आप बिल्कुल साइड में देखो, अगर आप देखोगे मिड ओशनिक रिज बीच में हो गया, ट्रेंच कहां बना, अटलांटिक में ट्रेंच कहां है, तो देखो आप कैरेबियन सी के पास, देखो वहां पर ट्रेंच मिल रहा है। ट्रेंच को दिखाया जाता है गहराई, जैसे पर्वत को आप दिखाते हो सॉलिड ट्रायंगल से, उसका इन्वर्टेड होता है, ऐसे दिखाया जाता है। सॉलिड ट्रायंगल जो है इन्वर्टेड सॉलिड ट्रायंगल, उल्टा जो है ट्रायंगल बना हुआ होता है ऐसा। प्यूर्टो रिको, ये सब रिज ट्रेंच है। अटलांटिक में कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेंच लिखने होंगे तो वहां से ट्रेंच बताएंगे, उसके नाम ही वहीं लिखे हुए हैं। तो एक पन्ने का अगर जीरोक्स करा के बढ़िया से रख लिए तो हमारा बॉटम ओशन रिलीफ हो गया, है ना। और हमें यह भी दिखाना होता है कि कॉन्टिनेंटल सेल्फ कहाँ है, तो आप सेल्फ को भी दिखा दो कि कितना है। कहीं पर देखोगे चौड़ाई ज्यादा है सेल्फ की, कहीं पर नैरो है। क्यों ऐसा होता है, दैट आई विल टॉक अबाउट लेटर ऑन। ये क्यों है ऐसा, ये हम आपको बाद में, लेकिन पहले ये तो पता दो कि ऐसा है, ठीक है। तो ये वाला काम आप करना शुरू कर दो, ठीक है। इसको एकदम जब पढ़ाएंगे भी तब भी इसको पास में रखना है। तो आज बहुत सारे लोग एटलस नहीं लाए, कोई बात नहीं है, हमेशा एटलस अपने पास रखिए। जब भी है ज्योग्राफी की क्लास ना, या मेरी क्लास है, तो एक एटलस अपने बैग में जरूर डाल लो, ठीक है। तो ये इसको करिएगा, ये एक्सरसाइज सारे ओशन में इसी तरह का है। तो आपको रिज का नाम याद हो जाएगा, ट्रेंच का नाम याद हो जाएगा, आइलैंड्स का नाम याद हो जाएगा। और ये एक बार अगर आपका बन गया तो ये वाला क्वेश्चन में आपको डेफिनेटली एज मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको आप तैयार करिए, ये बहुत आसान टॉपिक है, दिस इज वेरी सिंपल टॉपिक। अब आते हैं जो महासागरीय तल उच्चावच है, उस टॉपिक के बाद जो टॉपिक है दैट इज महासागर तल और उच्चावच, और फिर देखिए भारतीय महासागर तल का उच्चावच। तो एक दे दिया जनरल और एक दे दिया स्पेशल।
तो दोनों को कर लीजिएगा। इसमें भी जो इंडियन ओशन है उसके रिज उसका बढ़िया से देख लीजिएगा, ठीक है। कहाँ पे है, कौन नॉर्थ में है, कौन साउथ में रिज पार्ट है, उसका क्या नाम है, कौन सी ब्रांचिंग किधर हो रही है, ठीक है। ये एक बार अगर आपका क्लैरिटी है तो समझिए बहुत बढ़िया है। उसके बाद दूसरा टॉपिक जो है इसके अंदर सब अब वाटर से रिलेटेड है, क्योंकि ओशन का मतलब क्या होता है, सॉलिड वाला पार्ट उसके बॉटम में और ऊपर में क्या है, वाटर है, जल है। अब जितने भी टॉपिक्स हैं वो जल से रिलेटेड है, समुद्री जल से, ओशन वाटर से रिलेटेड है। अब इसके कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, उसका अध्ययन इसके अंदर करना है। जो पहला टॉपिक है वह है लवणता, कई बार पूछा है, सैलिनिटी। अब इस टॉपिक का थोड़ा सा हम आपको परिचय कराते हैं, ये टॉपिक का मतलब क्या है। देखिए जितनी भी नदियां हैं वो अल्टीमेटली कहां जाती हैं, समुद्र में। तो ओशन का जो वाटर है उसमें क्या होता है कि ये रॉक्स जितने हैं वो क्या है कि उसमें जो सॉल्ट पार्टिकल्स हैं वो वाटर में रीडली घुल जाता है, और वो घुल कर क्या होता है, नदी में, नदियां समुद्र में जाकर कहते हैं नमक को, जो सॉल्ट्स हैं, डिफरेंट सॉल्ट्स हैं, उसको इकट्ठा करती हैं। तो इसीलिए समुद्र का पानी जो है आप देखिएगा नदी के पानी से ज़्यादा लवणीय, सॉल्टी होता है ना, सलाइन वाटर होता है। उसका वाटर जो है फ्रेश वाटर नहीं कहते, ओशनिक वाटर सलाइन वाटर होता है, क्योंकि उसमें नमक की, सैलिनिटी का मतलब है इस यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट सॉल्ट्स घुले हुए हैं, लवण घुले, लवण से लवणता बना है। लवण का मतलब नमक, विभिन्न, नमक एक केमिकल कहते हैं, रसायन है ना, जो एक एसिड और एक बेस के मिलने से बनता है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट्स जो है इसमें पाए जाते हैं। ये बात अलग है, NaCl जो है यानी सोडियम क्लोराइड जो कॉमन सॉल्ट है वो ज्यादा है, बट डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट्स जो है उसमें पाया जाता है, उसका एक कंपोजिशन भी है। लेकिन ये जो लवणता आप देखते हैं समुद्रों में एक समान नहीं है, एवरेज है, एवरेज 34-35 है, पर ये एवरेज जो आप देखते हैं ये सभी जगह एक जैसा आपको नहीं दिखेगा, एवरेजिंग की हुई है, कहीं ज्यादा है कहीं कम है। लवणता में क्या है, लवणता का वितरण जो है, डिस्ट्रीब्यूशन जो है अनइवन है, असमान है। देखिए ज्योग्राफी हमेशा कहाँ से शुरू होता है, जहां कोई चीज असमान हो, एक जैसा नहीं है, डाइवर्सिटी अगर है तो वही ज्योग्राफी है। जहां भी कोई चीज अलग हुआ तो क्यों अलग है, उसके पीछे कौन सा ज्योग्राफिकल फैक्टर जिम्मेदार है। तो लवणता क्या है, लवणता को का मतलब ही है कि जो समुद्र के जल में घुले हुए लवण की मात्रा है वही लवणता है। जनरली कहा जाता है कि इसमें जो औसत है वो 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम जल में 35 ग्राम लवण घुले हुए हैं, यही लवणता है कि प्रति 1000, प्रति इकाई जल में कितना सॉल्ट घुला हुआ है। हाउ मच सॉल्ट इज डिजॉल्व्ड पर यूनिट वाटर, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है घुला हुआ, वही उसका सैलिनिटी कलर। डेफिनेशन ही यही है सैलिनिटी का, कि अमाउंट ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व्ड इन द वाटर, अमाउंट ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व इन द वाटर। तो लवणता को प्रति 1000 ग्राम में मापने की प्रणाली है, इसलिए आप देखेंगे किताबों में 35 ये औसत है, इसको प्रति 1000 ग्राम को ऐसे लिखते हैं, परसेंट ना लिख करके एक और जीरो लगा देते हैं, इसका मतलब ये बता रहा है 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम में। दिस इज नोटेशन, अगर आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लिखा जाता है सैलिनिटी को। ये बताता है कि हाउ मच सॉल्ट इज डिसॉल्व इन द सी वाटर, ये औसत है 35। पूरे समुद्र में अगर बात करें तो ऑन एन एवरेज 35 ग्राम।
इसलिए सी वाटर का सॉल्ट, जहाँ भी सी वाटर होता है कोस्टल एरियाज में आ जाता है, वहाँ सॉल्ट का देखते हैं, इवेपोरेट कर दिए सॉल्ट जो है नीचे डिपॉजिट हो जाएगा। तो सॉल्ट के का आपका अच्छा सोर्स भी सी वाटर है। अब क्या है कि इसमें मैंने कहा कि इसका वितरण असमान है। यही आपको पढ़ने के लिए क्वेश्चन आएगा कि लवणता का वितरण बताइए, लवणता का डिस्ट्रीब्यूशन बताइए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी। एक क्वेश्चन कभी आएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी, यानी कहां कम है कहां ज्यादा है, लवणता का वितरण। तो वितरण दो तरह से हो सकता है, पानी को आप दो तरह से देख सकते हैं, ये बात है, और ये हर में लागू होगा। एक तो ये कि क्षैतिज रूप से, हॉरिजॉन्टली, जैसे आप ट्रॉपिकल एरिया से पोलर एरिया जाते हैं तो लवणता का क्या, ठीक है, कैसे परिवर्तित होता है। और दूसरा गहराई में जाते हैं तो लवणता कैसे बदलती है। तो हमेशा आपको जब भी पढ़ना हो लवणता तो क्षैतिज रूप से परिवर्तन देखना है और दूसरा परिवर्तन देखना है गहराई के हिसाब से। यानी हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, जब डिस्ट्रीब्यूशन है तो दोनों लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। उसका लंबवत क्या है और वह हॉरिजॉन्टली कैसे है। अच्छा, लवणता क्यों असमान होता है? क्योंकि देखिए लवणता कम होगा ज्यादा होगा किस बात पर निर्भर करेगा कि वहां पर तापमान कितना है, क्योंकि इवेपोरेशन होता है। अगर इवेपोरेशन हुआ तो क्या हुआ, वाटर तो चला जाएगा, तो वाटर की मात्रा कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये आपको ज्यादा प्रति 1000 ग्राम हो जाएगा। तो जहां इवेपोरेशन ज्यादा होता है वहां लवणता कम होती है, जहां वर्षा ज्यादा होती है सैलिनिटी कम होती है। मतलब इवेपोरेशन से लवणता बढ़ेगी, वाटर ऐड होगा तो घटेगा, वाटर कम होगा तो बढ़ेगा। तो वाटर कम कैसे हो सकता है, तो इवेपोरेशन से। वाटर ऐड कैसे हो सकता है, रेनफॉल से हो सकता है। यस, तो चूंकि पृथ्वी के सतह पर कहीं वर्षा अधिक होती है, कहीं वर्षा कम होती है, कहीं इवेपोरेशन ज्यादा होता है, कहीं कम ज्यादा होता है, तो क्या है कि उस हिसाब से सैलिनिटी क्या है, परिवर्तित होती है। जैसे आपसे हम सिंपल सवाल पूछते हैं, विषुवतीय क्षेत्र में लवणता अधिक होगा या कम होगा? क्यों? वहां तो इवेपोरेशन भी बहुत है लेकिन वर्षा भी रेगुलर है, फ्रेश वाटर भी उसमें ऐड लगातार हो रहा है, इसलिए इवेपोरेशन का इंपैक्ट को वो न्यूट्रलाइज कर देता है। इसलिए इक्वेटोरियल वाटर में सैलिनिटी कम होती है। बस कॉमन सेंस है भाई साहब ज्योग्राफी में। अब एनसीईआरटी की किताब पढ़िएगा आप। अब मान लो कहीं पर नदी आकर मिल रही है तो फ्रेश वाटर क्या हो रहा है, वहां पर ऐड हो रहा है, तो सैलिनिटी कम हो जाएगी। मान लो कि कोई एरिया है जो डेजर्ट के में है, डेजर्ट से घिरा हुआ है, तो वहां क्या होगा, सैलिनिटी ज्यादा होगी। तो पोलर एरिया में क्या होगा, सैलिनिटी कम होगा या ज्यादा होगा? टेम्परेचर बहुत कम है तो इवेपोरेशन होता नहीं, तो इसीलिए क्या है कि वहां का वाटर में आप जैसे जैसे पोल की ओर जाओगे सैलिनिटी कम होगा। क्लोज सी है, एकदम क्लोज्ड वाटर बॉडी है, तो वहां क्या होगा, सैलिनिटी ज्यादा होगा। ओपन में क्या है कि इधर उधर वाटर हो जाएगा, मिक्सिंग हो जाएगी, जिस वाटर की मिक्सिंग नहीं होगी उसमें एकदम सिंपल। सो वी विल टॉक अबाउट ऑल दीज वेरिएशंस। हम लोग बात करेंगे, उसी का डायग्राम बनाना है, मैप बनाना है, फिर गहराई के हिसाब से कैसे परिवर्तित होता है इसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक सैलिनिटी, इसको पढ़िएगा एनसीईआरटी की किताब में। यूल और क्वेश्चन आता है दो तरह का, एक तो हो गया इसका डिस्ट्रीब्यूशन बताया, दूसरा सैलिनिटी को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग सैलिनिटी, जो इसको प्रभावित करने वाले कारक है। जैसे हमने कहा ना, वर्षा है, इवेपोरेशन, वाष्पोत्सर्जन है, प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन सा है।
तो लवणता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, ये पूछा जाता है, या फिर लवणता का वितरण पूछा जाता है। यही दो प्रकार के प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। तो ये लवणता हो गया। उसके बाद आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है धाराएं, ओशन करेंट्स। ओशन का जो वाटर है वो स्थिर नहीं रहता है। ओशन करेंट्स, धाराएं तथा ज्वार एंड टाइड्स, ओशन करेंट्स एंड टाइड्स। क्योंकि ओशन का वाटर जो है वो उसमें मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। पहला है करंट के फॉर्म में, यानी जिसको कहते हैं आप लोग समुद्री जल धारा। और एक ज्वार है। जो जल धाराएं आप देखते हैं वो सभी ओशन में एक पैटर्न के रूप में है। उसका कारण क्या है? द रीजन इज कि सभी ओशन में जो जल धाराओं का निर्माण हुआ है प्राइमरी, प्राथमिक रूप से, बाकी और भी मॉडिफाइंग फैक्टर्स होते हैं, बट प्राइमरी रीजन क्या है जलधारा की उत्पत्ति का? तो प्राइमरी रीजन है जो परमानेंट विंड्स हैं। परमानेंट विंड्स हैं। तो विंड क्या करता है? जल को बहा ले जाता है। ठीक है। और भी मॉडिफाइंग फैक्टर्स होते हैं। परमानेंट विंड्स जो है वो जल को बहा ले जाता है। तो अगर बहा ले जाएगा तो क्या होगा? इफ एनी परमानेंट विंड कहीं पर चलती है तो वो क्या करेगा? कोस्टल एरिया से, आप देखिए नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड है और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड है ना? तो इसीलिए आप देखिएगा हर ओशन में ऐसा एक सर्कुलर जैसा ओशन करंट चलता है। ऐसे जाएगा, फिर ये पछुआ पवन के प्रभाव में आकर ऐसे जाएगा, फिर ये ओशन करंट जो है इस तरह से एक सर्कुलर जो है उसका फ्लो बनता है ओशन करेंट्स का। विषुवतीय भाग में आएगा, फिर थोड़ा ऊपर जाता है। ऊपर क्यों जाता है? यहाँ पे अब कॉन्टिनेंट्स है ना, जैसे अब यहाँ पे कॉन्टिनेंट आ गया तो वाटर अब इसके अंदर तो नहीं जा सकता, तो ये ऊपर की ओर चला जाता है। ठीक है। इधर वाला जो है वो नीचे की ओर आ जाएगा। और ये अचलता क्यों? क्योंकि ये ट्रेड विंड जो है इसको बहा ले जाता है। तो ऐसे, और फिर यहाँ पे ये तो हो गया इक्वेटोरियल एरिया। जब ऊपर चला गया, यहाँ पे ऊपर धकेल दिया गया, अब इसके ऊपर क्या होगा? ये क्यों जा रहा है? बिकॉज ऑफ ये वेस्टर्लीज की वजह से, पछुआ पवन। तो ये इधर की ओर जाता है। पछुआ पवन है ना, पश्चिम से पूरब की ओर चलता है, उसका प्रभाव होता है। इधर क्या? ट्रेड विंड का प्रभाव पड़ता है। तो आप देखिएगा एक पैटर्न जो है समुद्री जलधाराओं का सभी समुद्र में बनेगा। ऐसा उत्तर में ऐसा, उसी तरह दक्षिण में भी पछुआ पवनों के प्रभाव से ऐसे जाएगा, फिर ऐसे पूरा होगा। ये एक पैटर्न जो है आप देखेंगे मिलता है। ये भी आप मानचित्र में से माध्यम से पढ़ सकते हैं आइडिया के लिए। समुद्री जलधाराओं को एक साथ दिखाया गया है। कितना है? 61। हाँ, पेज नंबर मेरे में 94 है। वर्ल्ड क्लाइमेट जहां पे दिया गया है, आप हर ओशन में देखिए, हर ओशन में देखिए ओशन करेंट्स आपको दिखेगा सर्कुलर, उसी तरह का पैटर्न है ना। पेज नंबर 100 है, उसमें आप देखिए जो नया है उसमें हाँ, अब देखिए बहुत अच्छा सवाल है आया है कि सर ठीक है, जलधाराओं को जब भी पढ़ते हैं ना तो दो तरह से पढ़ते हैं। एक तो है कि किस समुद्र की जलधारा है। ठीक है। पहला तो यह है कि आप ओशन बताइए। हर जलधारा का नाम जो है अलग अलग है, अलग अलग किस में?
अलग अलग महासागर में। तो महासागर के हिसाब से जलधारा का अलग अलग नाम है, पैटर्न एक ही है, उसका प्रारूप मिलेगा, लेकिन विभिन्न महासागर में समुद्री जलधारा के नाम अलग हैं। दूसरा आधार भी है कि जलधारा क्या होता है कि उसको गर्म और ठंडी जलधारा में बांटा जाता है, वार्म और कोल्ड करेंट में, इसीलिए अलग कलर से दिखाया गया है। देखिएगा, ठंडी जलधारा को अलग रंग से दिखाया गया है और गर्म जलधारा को अलग रंग से दिखाया गया है। अब कौन सी जलधारा गर्म होगी ठंडी होगी, ये बहुत आसान बात है। देखिए, जो जलधारा विषुवतीय प्रदेश से, गर्म प्रदेश से ठंडे में जाएगा वो गर्म होगा, और जो पोलर एरिया से ठंडे से ऊपर से नीचे आएगा, अगर उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो ऊपर से जो नीचे जलधारा आएगा वो ठंडा होगा, जो नीचे से ऊपर जाएगा वो गर्म होगा। किस में? उत्तरी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में फिर उल्टा हो जाएगा, नीचे से जो ऊपर आएगा वो ठंडी जलधारा होगी, क्योंकि आर्कटिक है ना, तो ठंड कहाँ से आ रहा है ये देखिए। अगर वो विषुवतीय या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से पोलर जा रहा है तो गर्म होगा, अगर पोलर एरिया से या ऊपर से नीचे आ रहा है तो इसका मतलब वो ठंडी जलधारा होगी। अब देख लीजिए, दिस इज द पैटर्न कि वार्म और कोल्ड करंट जो है वो डिपेंड करता है कहां से आ रहा है, किस क्षेत्र से, उद्गम क्षेत्र उसका क्या है जहां से वो प्रवाहित हो रहा है। तो इसलिए याद करने की आवश्यकता नहीं होता, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए। तो याद करने की जरूरत नहीं, तो लोग क्या करते, लूसेंट से याद करते, ये गर्म ये ठंडा तो उसके पीछे लॉजिक है, ऐसा कुछ। ज्योग्राफी मतलब जो एक विषय के रूप में है वो बहुत लॉजिकल सब्जेक्ट है। तो एक तो क्या है, करेंट्स का करेंट्स कौन कौन से हैं उसको जानिए। प्रश्न जो पूछे जाते हैं सिंपल, कि हिंद महासागर की जलधाराओं का वर्णन कीजिए, या प्रशांत महासागर की जलधाराओं का वर्णन कीजिए, या फिर अटलांटिक महासागर की जलधाराओं का वर्णन कीजिए। इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। जलधाराओं का जो पैटर्न है वो देखिएगा, इंडियन ओशन में डिस्टर्ब हो जाता है, बाकी ओशन में ठीक है, इंडियन ओशन में डिस्टर्ब हो जाता है। क्यों? बाकी ओशन जो है दोनों तरफ ओपन है ना, इंडियन ओशन नॉर्थ में ओपन नहीं है, सिर्फ साउथ में है। तो इसीलिए नॉर्थ इंडियन ओशन इक्वेटर के ऊपर जो है वैसा पैटर्न नहीं बनता और सीजनल चेंज आता है। जलधाराओं में सीजनली चेंज आता है, डायरेक्शन ठीक उलट जाता है। क्यों? मॉनसून क्या करता है आपको पता है कि उसका जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाता है। तो इसी कारण से आप देखिए कि हिंद महासागर में इक्वेटर से ऊपर जो जलधाराएं हैं वह परमानेंट नहीं है, वह भी मौसम के हिसाब से बदल जाती हैं, क्योंकि विंड पे डिपेंड करता है। तो महासागर अगर पूछेगा जलधारा हिंद महासागर का, तो हम उसी प्रकार से अपने उत्तर को डेवलप करेंगे। ठीक है? तो विंड अगर किसी को मालूम है ना अच्छे से, तो वो कुछ नहीं है, ओशन करेंट्स एकदम अच्छे से। ये नहीं मालूम है ना, तो आप फिर करते रहिए। तो मैंने परमानेंट विंड बता दिया है, अब आप उसको पढ़िएगा कोरिलेट करके, तो आपको अच्छे से हो जाएगा। और सबके विषय में फिर ये भी लिखना होता है, क्योंकि ये ओशन करंट्स जो हैं, जो आप देख रहे हैं, एक तो ये कि कैसे इसकी उत्पत्ति होती है ये जानिए, क्यों वहीं उत्पन्न होता है। तो विंड इज द प्राइमरी फैक्टर, अदर फैक्टर्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट, और भी फैक्टर्स हैं, सैलिनिटी भी एक फैक्टर है, कोस्टल कॉन्फ़िगरेशन भी एक फैक्टर है, यानी तट की कैसी आकृति है वह भी जलधाराओं को प्रभावित करती है। लेकिन ये बात भी जानना है, और यह भी जानना है आपको कि इस करंट का, देखिए क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग ओशनोग्राफी में ये इसका क्लाइमेट पे भी इम्पैक्ट पूछता है कि जो समुद्री जलधाराएं हैं उसका जो है जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है, किसी प्रदेश की जलवायु पर प्रभाव भी आप उसका बताते जाइए। तो मैं आपको पहला प्रभाव बता देता हूं कि क्लाइमेटोलॉजी पढ़ाया है और पहले भी बताया, जितने भी कोल्ड करेंट्स हैं, खासकर जो
कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न पार्ट में आपको दिखते हैं, सभी जगह क्या है, एक डेजर्ट है। देख लो, जहां भी कोल्ड करेंट्स है ट्रॉपिकल एरिया में, पोलर नहीं, जहां भी कोल्ड करंट है वहां पर क्या है, एक डेजर्ट का निर्माण हुआ है। क्यों? मरुस्थल। कोल्ड करंट क्या करेगा, हवाओं को क्या करेगा, ठंडा कर देगा उसके ऊपर का, और जब वो ऊपर ही नहीं जाएगा तो कंडेंसेशन नहीं होगा, इसलिए वो नीचे करता है। तो मरुस्थलीय परिस्थितियों को और भी जो है वो और इंटेंसिफाई करता है इन दैट सेंस कोल्ड करेंट्स। तो कितनी सारी बातें आपको यूं ही समझ में आती। अब मतलब ठंडे प्रदेश में अगर कोई गर्म जलधारा जाए तो क्या करेगा, जो विंटर का सीवियरिटी है कम कर देगा। तो ये सब चीज जो है आपको समझने की बात है। आप कनाडा का ले लो, इधर यूके का ले लो, कनाडा में कड़ाके की ठंड पड़ती है, जबकि यूके में विंटर थोड़ा सा माइल्ड रहता है। कारण क्या है, या पूरा जो नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप है वहाँ आप देखो माइल्ड रहता है। व्हाट इज द रीजन? बिकॉज जो आपका गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक करंट जो जाता है वो गर्म जलधारा है, वो नीचे से ऊपर जा रहा है, और पूरा जो आप देखिएगा कि पोलर रीजन्स में जो कोस्ट पे जो पोर्ट्स हैं उनको काफ़ी मदद मिलती है, वो ओपन रहता है, वहाँ पर बर्फ के जमने से वो अवरुद्ध नहीं होता, बंद नहीं होता। नॉर्वे में, यूके में आप देखिए वो करंट आपको दिखेगा वैसा डायरेक्शन है। तो ऑल दीज थिंग्स आर द इम्पैक्ट ऑन द क्लाइमेट, रीजनल क्लाइमेट। तो ये भी जानना है कितना स्पीड होता है, कितना ये करता है, ये सब हम लोग इसमें जानने की कोशिश करते हैं। तो समुद्री जलधारा में सिर्फ ये पूछता है कि ओशन करेंट्स जो हैं, पूछेगा हिंद महासागर के ओशन करेंट्स का वर्णन कीजिए, सिंपल क्वेश्चन, उसमें बहुत एनालिसिस की आवश्यकता नहीं होती। जितने भी करेंट्स हैं उसको बताइए, उसके बारे में लिखिए, उसको डायग्राम से दिखाए, उसके इम्पैक्ट को बताइए, ठीक है। क्या प्रभाव पड़ता है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है, ये तो हुआ क्लाइमेट पे इम्पैक्ट। अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ता है, जहां कोल्ड और वार्म करेंट्स मिलते हैं वो अच्छा प्लेस होता है फिशरीज के लिए, वहां पे कहते हैं फिश के डेवलपमेंट के लिए अच्छा माना जाता है। क्या कारण है, क्योंकि जो कोल्ड वाटर है वो प्लैंक्टन्स लाता है, और वार्म जो वाटर है वो पानी को हमेशा क्या रखता है, सेटल नहीं होने देता है। तो जितना ज़्यादा मिक्सिंग होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स जो है वो पूरे एरिया में स्प्रेड रहेगा। तो मछलियों के डेवलपमेंट के लिए वो बहुत अच्छा क्षेत्र माना जाता है, द प्लेसेस वेयर कोल्ड एंड वार्म करेंट मीट्स। तो ये इकोनॉमिक इम्पैक्ट है। तो क्लाइमेट पे इम्पैक्ट, इकोनॉमिक पे इम्पैक्ट, कहाँ से कहाँ जाता है ये बता दीजिए, 2 लाइन लिख दीजिए तो खत्म हो गया करेंट्स। बट वील टॉक अबाउट कि इसका कैसे इसको करेंगे। तो अभी से प्राइमरी का काम कर लेना है, ग्राउंड वर्क यू शुड स्टार्ट, और फिर जब हम डिस्कशन करेंगे तो ये आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। तो दिस इज द ओशन करंट जिसको कि आपको पढ़ना है। उसके बाद है टाइड्स भी है। देखो करेंट्स जो बनते हैं वो उसका प्राइमरी रीजन विंड्स है, टाइड्स जो है वो मून प्लस सन का जो ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसका जो गुरुत्वाकर्षण बल है उससे टाइड्स उत्पन्न होते, ज्वार होते। और चूंकि क्या है, मून सन इसकी सिचुएशन में चेंज होता रहता है। इसका आप देखोगे अर्थ, मून और सन, वो क्या है कि इन तीनों की स्थिति जो है बदलती रहती है। तो प्रत्येक दिन ज्वार आता है क्योंकि मून का काम करता है ग्रेविटेशनल फोर्स। सन तो फिक्स है, काफी दूर है। आप जानते हो ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। मोर डिस्टेंस मींस लेस इंपैक्ट। तो सन का इंपैक्ट कम है, ठीक है, मून के मुकाबले। इसलिए दैनिक स्तर, दैनिक भी ज्वार आता है, डेली टाइड आते हैं, क्योंकि मून किसी प्लेस पे हमेशा आपको मिलेगा। मून क्या कर रहा है, पृथ्वी के चक्कर भी लगा रहा है और वो घूम भी रहा है, ठीक है। तो उसका इंपैक्ट होता है, और हर जगह क्या है, उस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण टाइड्स आते हैं। फिर टाइड्स रुकता नहीं, एक बार वेव बन गया तो ओशन में वो क्या करता है, ट्रैवल करता है। तो उन सब से रिलेटेड कुछ थ्योरीज हैं टाइड से रिलेटेड, कि टाइड क्यों आता है, कैसे ट्रैवल करता है,
वो कभी कभी पूछा जाता है। दैट आई विल टॉक अबाउट कि टाइड्स क्यों आता है, कैसे आता है, कैसे ट्रैवल करता है, उससे रिलेटेड कुछ थ्योरीज हैं, कुछ सिद्धांत भी हैं। कहीं पर ज्वार काफी ऊंचा आता है, कहीं बार बार आता है, तो उन सब के कारणों को बताने के लिए की व्याख्या जो है थ्योरीज से होती है। तो वो थ्योरीज भी आपको इसमें पढ़ना है। कभी कभी पूछता है, आसान है, बहुत कॉमन सेंस से चीजें हो जाती हैं। उसके बाद 2 और टॉपिक है, छोटा छोटा टॉपिक है। ओशनोग्राफी करना बहुत आसान है। ओशन डिपॉजिट्स और कोरल रीफ्स, दोनों से क्वेश्चन आता है, दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बीपीएससी के ऑप्शनल के लिए दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। समुद्री निक्षेप और प्रवाल वित्ती, अक्सर पूछा जाता है। 25 नंबर के क्वेश्चन के लिए बहुत बढ़िया टॉपिक है ये। ओशन में देखिएगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स होते हैं और वो डिपॉजिट के सोर्सेज भी अलग अलग होते हैं। कहां से जा रहा है डिपॉजिट का मतलब क्या हुआ, ओशन का जो बॉटम है उसके ऊपर देखिएगा कि ठीक है बेसाल्ट तो नीचे है, जैसे पृथ्वी के ऊपर क्या है, मिट्टी है। आप ऐसे समझ लीजिए, पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग में कहीं भी कोई भी ले लीजिए तो क्या है, सॉइल इज देयर एंड सॉइल फॉर्म होता है। अलग अलग जगह अलग अलग तरह की मिट्टियां होती हैं। उसी प्रकार सिमिलरली जो ओशन का बॉटम है उस पे भी थिक लेयर्स हैं, किसके, ओशन डिपॉजिट्स के, और वो उसके सोर्स अलग अलग हैं। जैसे समुद्र के सतह पर भी ज्वालामुखी क्रिया होती है, उससे जो पदार्थ निकलते उसका जमाव से भी डिपॉजिट्स होता है। कुछ डिपॉजिट्स होते हैं नदियों के द्वारा जो मलबे लाए जाते हैं समुद्र में अंदर तक जाता है ना, तो वो डिपॉजिट्स कैसा होगा, ओशन के बीच में कैसा डिपॉजिट मिलेगा। तो ये सब हम लोग इसमें पढ़ते हैं। तो पहला चीज है क्लासिफिकेशन, इसका वर्गीकरण कितने तरह का होता है। तो डिपॉजिट्स के अलग अलग सोर्स होते हैं। तो लैंड बहुत बड़ा सोर्स है, तो लैंड सोर्स से अलग तरह का डिपॉजिट आता है। दूसरा सोर्स है कि जो समुद्र के अंदर ही वोल्केनिक एक्टिविटीज होती हैं, वो एक सोर्स होता है, ठीक है। और एक सबसे बड़ा सोर्स है ये भी है कि समुद्र में तो जीव भी है ना, अनेक प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जीव हैं, उन जीवों के अवशेष से भी, है ना, जीव जो है अनेक जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके रिमेन्स जो हैं, रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ ओशन डिपॉजिट्स। तो इसी का आपको वर्गीकरण पढ़ना है, कितने तरह का मिलता है, कहाँ कौन सा मिलता है। तो एक तो यह है कि सोर्स क्या है, फिर क्या है कि वर्गीकरण का आधार यह भी है कि कहाँ पर पाया जाता है, बहुत गहरे भाग में पाया जाता है या वह जो है उथले भाग में पाया जाता है, लोकेशन कहाँ है, उसके आधार पर भी वर्गीकरण है। सोर्स के आधार पर वर्गीकरण है, स्रोत, किस स्रोत से वह डिपॉजिट आता है, कहां पर वो पाया जाता है, इस आधार पर भी वर्गीकरण कर सकते हैं। लोकेशन कहां पर है, कि वो सेल्फ एरिया में है कि वो रिज एरिया में है ना, आप तब समझ परिचित हो गए ना। तो कहां पर किस लोकेशन पे पाया जाता है, ये भी एक क्लासिफिकेशन का आधार है। फिर उसका रंग भी आधार है, डिफरेंट कलर्स के मिलते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों तरह के सोर्स होते हैं। केमिकली वो डिफरेंट होता है, तो ऑर्गेनिक भी हो सकता है ओशन डिपॉजिट्स और वो इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। तो क्लासिफिकेशन के अनेक आधार हैं
जिसके आधार पर, और फिर उसका वर्गीकरण और फिर उसका वितरण भी बताइए, कहाँ कौन सा मिलता है वो भी बताए जाने की जरूरत है। तो इसको हम लोग विस्तार से करेंगे। ये बहुत छोटा टॉपिक है, मतलब 1 दिन 2 घंटे में ये पूरा हो जाता है और क्वेश्चन भी 25 नंबर आ जाता है। ठीक है। दूसरा है प्रवाल भित्ति, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। प्रवाल भित्ति जो है आप इसका भी निर्माण, ये भी एक तरह का डिपॉजिट ही आप मान सकते हैं, जो लंबे समय तक हो और चट्टान का रूप ले लेता है। ठीक है। ये भी जो है समुद्री जीव से ही इसका भी निर्माण होता है, समुद्री जीव के अवशेषों से, उसके जमाव से इसका निर्माण होता है। ठीक है। प्रवाल का निर्माण होता है, कोरल रीफ। और ये कहां कहां बनता है, इसके बनने की क्या क्या परिस्थितियां हैं, ये सब आपको पढ़ना है। इसके लिए आदर्श परिस्थिति क्या है, आइडियल कंडीशन इसके निर्माण के लिए क्या है, कहां यह बनता है, ये पूछता है, कई बार पूछा है कि प्रवाल भित्ति के निर्माण की आदर्श परिस्थितियां बताइए, किस किस परिस्थिति में इसका निर्माण होगा। क्योंकि प्रवाल जो है वो सरवाइव करेगा तभी ना, सभी तरह के वाटर में वो नहीं होता है। तो इससे रिलेटेड क्या है, सिद्धांत भी है, थीरीज भी है। अक्सर वो सिद्धांत भी पूछे जाते हैं, आदर्श परिस्थितियां, सिद्धांत। ये समझ जाएगा तो थ्योरी भी समझ में आ जाएगा, कहां पर मिलता है, क्यों वहीं मिलता है, इसी को एक्सप्लेन करने का थ्योरीज है। तो ये पूरा ओशनोग्राफी में इतने ही टॉपिक हैं, सिंपल टॉपिक है, इजी टू अंडरस्टैंड, इजियर टू कवर। और एक बार कवर हो जाए, मैप्स डायग्राम्स बन जाए, तो फिर आपके लिए काफी आसान हो जाता है एग्जाम में इसको करना। तो ओशनोग्राफी हमने समझ लिया, आज हो गया। उसके बाद एक टॉपिक बचा, इकोसिस्टम। ठीक है। उसके बाद देखिएगा पारिस्थितिकी तंत्र है लास्ट टॉपिक। उसको देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा कि जो आप देख रहे हैं ना भौतिक भूगोल, जो सेक्शन में 5 टॉपिक है, उन 5 मेन टॉपिक और उसमें सब टॉपिक्स भी हैं, कोई भी सब टॉपिक नहीं छोड़ना है। पूछिए क्यों? क्योंकि ह्यूमन ज्योग्राफी, ये 3 क्वेश्चन आएगा इसी से। अगर आपने सारे टॉपिक कर लिए तो ह्यूमन ज्योग्राफी स्किप भी कर देंगे, पूरी तरह से स्किप भी कर देंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। 3 के 3 क्वेश्चन बनेंगे। इंपॉर्टेंट बता देंगे। ना कोई मेंटालिटी नहीं होता आपका। अगर मान लीजिए आप ह्यूमन ज्योग्राफी लिखते हैं और अच्छा नहीं लिखते हैं तो हाँ, नहीं, अगर मान लीजिए ह्यूमन ज्योग्राफी लिखते हैं और आप अच्छा नहीं लिखते हैं, बात समझिए, तो एग्जामिनर को ये थोड़ी मतलब है कि ये आपका क्या है, उसको ये मतलब नहीं है, आपका है कि आप कितना कंफर्टेबल हैं। ठीक है। मैं बता दूंगा ह्यूमन ज्योग्राफी में भी। देखिए ह्यूमन ज्योग्राफी का दिक्कत क्या है, अगर आप कवर करते हैं तो 2 टॉपिक को कवर करना, मिक्सिंग करके आती है ना। एक क्वेश्चन आएगा ज्योग्राफिकल थॉट से, और स्टूडेंट को जो लिखने में समस्या होती है, ज्योग्राफिकल थॉट लिखना बड़ा मुश्किल होता है एग्जाम में। ये मैंने भी रियलाइज किया है कि जब थॉट लिखने के लिए आता है उसमें मैप डायग्राम बहुत ज़्यादा नहीं है, और उस पर आपको जो है जो थिंकर्स हैं उनके स्टेटमेंट याद होने चाहिए, नाम ही नहीं याद रहता। देखिए मैं प्रॉब्लम बता रहा हूँ, लिख सकते हैं, वी विल कवर। हम कुछ टॉपिक्स जो है उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे। ठीक है। जैसे थीरीज है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थीरी है, जैसे इंडस्ट्री के अंदर में वेबर है का है, एग्रीकल्चर में वॉन थ्यूनेन है, वो आपका पॉलिटिकल थीरी भी एक है जो पढ़ना है पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत, उसको भी हम लोग कर देंगे। जो मॉडल्स हैं इंपॉर्टेंट वो कर देंगे। मॉडल से अगर क्वेश्चन आता है आप लिखो, उसमें नंबर भी ज्यादा मिलता है, तो हम मॉडल्स कर देंगे, मॉडल्स इन ह्यूमन ज्योग्राफी करके वो हम कर देंगे सारे। ठीक है। लेकिन आप देखो कि
अगर 3 क्वेश्चन आप इधर से नहीं सोच रहे हो लिखने का उधर से, तो अनसर्टेनिटी भी होती है उधर वाले सेक्शन में। कभी मान लो नहीं आया, या क्वेश्चन है पर उतना मार्क्स फेचिंग नहीं है, तो भी दिक्कत होती है। फिजिकल ज्योग्राफी का सारा क्वेश्चन मार्क्स फेचिंग ज़्यादा होता है रिलेटिवली ह्यूमन ज्योग्राफी के मुकाबले, इसलिए मैं कह रहा हूँ कर दूंगा मैं, उसमें कोई ये नहीं है। मुझे को पूरा ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ा देंगे, क्या दिक्कत है, बट लोड कौन लोड लेगा? अभी आपको इतने चीज़ें याद रखने में अभी तो बहुत अच्छा लगेगा, इट्स वेरी इजी यू नो। जब एग्जाम नज़दीक आएगा और तब कहेंगे यार ह्यूमन ज्योग्राफी का, ठीक है यार काम हो जाएगा, तो ये दबाव है ना। मुझे क्या दिक्कत है, मुझे मैं तो एक्सपर्ट ह्यूमन ज्योग्राफी का ही हूँ ओरिजिनली, ह्यूमन ज्योग्राफी ही मैं बहुत अच्छे से। लेकिन हाँ, यूपीएससी अगर होता तो मैं ह्यूमन ज्योग्राफी से शुरू करता। अगर मुझे ज्योग्राफी यूपीएससी के बैच का के लिए करना होता तो आई विल स्टार्ट विथ ह्यूमन ज्योग्राफी, क्योंकि वहां आप ह्यूमन ज्योग्राफी को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। यहां पे इसलिए क्योंकि एक ऑप्शन है, पहले नहीं था। जब 2 पेपर हुआ करता था तब आप ह्यूमन ज्योग्राफी आपको लिखना ही लिखना है, आपके पास ऑप्शन कहाँ था। लेकिन तब 600 नंबर इन्वॉल्व थे, तो मेहनत करना जो है वो अच्छा था, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। अब 300 नंबर दे रहे हो हमको, और ह्यूमन ज्योग्राफी अपने आप में बड़ा सब्जेक्ट है। और अगर आप ज्यादा देखो, ये एक बैलेंस है, टॉपिक जहां आप ज्यादा बढ़ाएंगे क्वालिटी ऑफ आंसर विल गो डाउन। क्योंकि आप जैसे ह्यूमन ज्योग्राफी, तो मैप डायग्राम प्रैक्टिस आपका कम हो जाएगा ना फिजिकल में, और जो फोकस इसी 3 का कर रहा है उसका मैप डायग्राम ज्यादा ये होगा। एक्चुअली क्या है ना, हमारा जो पूरा परसेप्शन इस सब्जेक्ट को लेकर बना है वो बना है जो पहले का पैटर्न था। लोग उस हिसाब से सोचते थे कि एक शॉर्ट नोट्स लिखेंगे, 2 क्वेश्चन यहाँ से लिखेंगे, बल्कि बायो ज्योग्राफी ये सब छोड़ कर जाते थे और क्लाइमेटोलॉजी और जियोमॉर्फो पढ़ के जाते थे, 2 क्वेश्चन वहाँ से लिखेंगे। आप समझो, अब आप कर सकते हो ऐसा क्या? नहीं, बात समझ रहे हैं हम जो कहना चाह रहे हैं। पहले जो पेपर 1 हुआ करता था, एक क्वेश्चन आता था पूरा फिक्स था, एक क्लाइमेटो आएगा, एक जियोमॉर्फो आएगा। तो लोग क्लाइमेटो जियोमॉर्फो का या उष्णोग्राफी का करके जाते थे, कंप्लीट क्वेश्चन आता था। तो इधर आपने छोड़ दिया अभी बायो ज्योग्राफी और वो, तो ह्यूमन ज्योग्राफी में वही एनर्जी शिफ्ट कर दिया। अब प्रॉब्लम है कि उष्णोग्राफी आएगा, उसके साथ एक बायो ज्योग्राफी लगा रहेगा। तो यानी यू हैव टू कवर ईच एंड एवरी टॉपिक इन एनी केस टू एक क्वेश्चन से ज्यादा लिखने के लिए। हाँ, एक जियोमॉर्फो में आपका सहूलियत है कि 50 मार्क्स का आता है एक क्वेश्चन। अब देखो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो आता है जियोमॉर्फो का वो आता है, बाकी जो क्वेश्चन है दूसरा लिखोगे वो तो कॉम्बिनेशन में है, तो आपको कोई भी टॉपिक जो है वो स्किप नहीं कर सकते हो। लेकिन ठीक है, हम मुझे कोई दिक्कत नहीं, आई विल मॉडल हम बताएंगे, फिर स्टूडेंट ही कहते सर बहुत हो गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। इफ यू वांट टू राइट 1 क्वेश्चन फ्रॉम दैट एरिया, ओके, शायद मैं भी होता तो यही करता, ठीक है, कि 2 वहां से लिखता, 1 मॉडल्स लिखता। लेकिन चूंकि बहुत सारे, जिसका बैकग्राउंड है आपका ज्योग्राफी, अच्छा, ज्योग्राफी जिसका बैकग्राउंड है ना वो अफोर्ड कर सकता है थोड़ा, क्योंकि उसके पास कुछ है पहले से। आप देख लीजिए, जैसा आप करें, हम मुझे कोई उससे प्रॉब्लम नहीं, आई डोंट हैव एनी रिजर्वेशन रिगार्डिंग दैट, आप कर सकते हैं। लेकिन चूंकि पैटर्न चेंज हुआ है, अब जीएस में भी तो एनर्जी लगना है। अब जीएस को, पहले हमारे टाइम में क्या होते थे कि जीएस का जनरल आंसर लिखते थे, तब भी नंबर मिलता था। अब क्या वेटेज जीएस का बहुत ज्यादा है, ऑप्शनल कम हो गया, तो लोग एनर्जी शिफ्ट कर रहे हैं ना जीएस में। और जीएस आप लिख कैसे रहे हैं, उसी तरीके से कैजुअली ले रहे हैं। अच्छा, आया पेपर 2, कुछ भी, चलो एग्रीकल्चर में कुछ भी लिख दिया, थोड़ा बहुत भी लिख दिया, चलो। तो चूंकि आपका 2 ऑप्शनल होता था, तो 2 ऑप्शनल अगर अच्छा चला गया तो जीएस में थोड़ा कम भी आया तो मैटर नहीं करता था। लेकिन अब अगर आपका जीएस में क्वालिटी नहीं है, और यूपीएससी के बच्चे देखो, कंपटीशन आपको कहां से मिल रहा है, यूपीएससी में अभी दे रहा है एग्जाम मेंस का, सब बैठेगा, सब रिवाइज करके बैठा है, उसका क्वालिटी आप अपना देख लो। बात समझो, एक स्ट्रैटेजिकली सफलता ऐसे थोड़ी मिलता है, यू हैव टू अंडरस्टैंड। वो सारे बच्चे आएंगे, हम क्यों कहते हैं ज्योग्राफी में आर्ट एंड कल्चर को बढ़िया से लिखो, बढ़िया से हिस्ट्री पढ़ो, इसलिए क्योंकि बच्चा कौन है पता है आपको। आर्ट एंड कल्चर अलग से वो क्वेश्चन, इस बार का आर्ट एंड कल्चर का देखा है क्वेश्चन यूपीएससी का, आप देख लीजिए लेवल,
और वो तैयार है उस बच्चा उस तरह के क्वेश्चन, उसका आंसर का क्वालिटी और आपके आंसर का क्वालिटी। बीपीएससी को थोड़ी मतलब है कि दिल्ली से वो आया है, यूपीएससी का तैयारी कर रहा था, ये बेचारा बड़ा डिप्राइव्ड था, कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले बेवकूफ़ भी बना दिए इसको, तो ही शुड बी गिवन मोर मार्क्स, कंपेंसेट करो यार। ऐसा जस्टिस का नहीं है पैटर्न, बहुत ब्रूटल वर्ल्ड है, बताता हूं मैं आपको। नोबडी विल आस्क यू वो, और सारा पैक हो जाएगा वो जो सीट्स है बीपीएससी का वहां वाले, और वो बैठ के यूपीएससी का भी तैयारी करता रहेगा, उसका लक रहेगा तो यूपीएससी भी रहेगा, आपको बीपीएससी भी नहीं करने दे। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटी। हमारे यहाँ से रिजल्ट क्यों नहीं हो रहा है, कभी सोचिए आप। अभी वो दे रहा है सब एग्जाम, 2 महीना तैयार है उसका, और वो अब रिवाइज करेगा और बीपीएससी के हिसाब से टॉपिक्स को फिक्स कर देगा, तो लॉन्च करने के लिए उसका तैयार है, फायरिंग पावर एक बार हो गया तो वो तो अब, तो ये हम कह रहे हैं, तो फोकस आप जीएस पे बढ़ाइए, मेरा ये कहना है। ऑप्शनल आपका निकल जाए, टीचर जजमेंटल नहीं होता है कि ये क्वेश्चन क्यों लिखा है। जब आपने मुझे ऑप्शन दिया तो मैंने लिखा, आपको ऐसा लगता है कि एक क्वेश्चन ह्यूमन ज्योग्राफी से लिखना चाहिए तो आप इंस्ट्रक्शन में दे दीजिए कि आप 2 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं लिख सकते 3 में। रेस्ट्रिक्ट क्यों नहीं कर रहा है? इफ देयर इज अ इंटेंशन, कि उसका इंटेंशन यही है कि तुम ह्यूमन ज्योग्राफी मत पढ़ो, जीएस में शिफ्ट करो, ठीक है, तो बैलेंस उस तरह से, उस सेंस में। तो मैं ये कहता हूँ, खैर हम कर देंगे, लेकिन आपने कहा तो मैं मॉडल्स भी कर दूंगा, लेकिन उसके लिए एक्स्ट्रा कुछ क्लासेस हो जाएंगी। 10 मार्च का है तो हम 15 मार्च 5 दिन मुझे फिर चाहिए मॉडल्स के लिए, ठीक है, कर दूंगा। मैंने सोचा था कि मॉडल्स को ये करेंगे, लेकिन 5 दिन मॉडल्स कर देंगे, इंपॉर्टेंट मॉडल्स, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं ज्योग्राफी की। अगले क्लास में हम लोग इकोलॉजी और इकोसिस्टम से जो क्वेश्चंस आते हैं उसकी चर्चा करेंगे, और बहुत अच्छा टॉपिक है वो इकोलॉजी इकोसिस्टम, उसका आपको फायदा डायरेक्ट जीएस में भी मिलेगा, इसलिए उस टॉपिक को अच्छे से करके जाइए, और वो मैं आपको बताऊंगा कि ज़्यादा बेहतर कैसे लिख सकता है। आजकल इन्वायरमेंटल इश्यूज पे बहुत नंबर मिलता है, पहले क्या होता था, लोग इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी पढ़ते ही नहीं थे। आज के समय में इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी में आपके पास इतना कुछ लिखने के लिए है, और दैट विल हेल्प यू इन जीएस पेपर ऑल्सो, सो डोंट स्किप दैट टॉपिक, और क्वेश्चन आ जाता है छोटा सा, ठीक है। तो वी विल टॉक अबाउट इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम इन नेक्स्ट क्लास, एंड देन ये फिजिकल ज्योग्राफी का सिलेबस एनाटॉमी डिस्कस कर दिया, वी विल स्टार्ट विथ क्लाइमेटोलॉजी। तो ठीक है, अब जीएस प्रारंभ होगा आपका, विल टॉक कितना टाइम